ऑडिबल? Yes, sir. ओके। Yes, sir. प्लीज इन्फॉर्म टू अदर, क्योंकि लंबा सेशन हो सकता है। ठीक है, पूरा चैप्टर आज हम वाइंड अप कर देंगे इसको। एज एक्सपेक्टेड ऑन टाइम चाय भी आ चुकी है। तो आज 5 बजे का चाय मिलने का टाइम था, तो इसलिए आज 5 बजे क्लास हम लोगों ने रखी है। प्लीज़ डू फास्ट गाइस, क्योंकि लंबा सेशन है तो जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। नोट्स प्लीज़ अपने सामने रखिएगा सभी लोग। जैसे क्या है कि आपको वैसे तो स्क्रीन पर मैं नोट्स शो करूँगा, लेकिन स्टिल फिर भी आप अपने सामने रखिएगा और एक रफ नोटबुक ज़रूर रखिएगा, सो दैट कि अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप उसका आंसर तुरंत मुझे निकाल के बताएं। डन एवरीबॉडी? क्लियर है? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट 5 मिनट वी विल स्टार्ट। इस टाइम अगर 40 स्टूडेंट्स भी जुड़ गए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। 1/3 की स्ट्रेंथ आ गई, दैट्स इनफ फॉर मी। तो हम उसी से स्टार्ट कर देंगे आज क्लास, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे बिजी हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। ठीक। Okay, now this screen is available to all of you. Please confirm. Yes, sir. Okay. Yes, sir. आप लोगों की आज फिजिक्स की क्लास Yes, हो sir. गई क्या? Yes, yes, हम्म। sir. हम्म। कौन सा यूनिट चल रहा है इस समय पर? Which one?
ओके, आई होप नोट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे सबको, राइट? Yes, sir. ओके, तो एक नोटबुक ले लीजिए अपनी, ठीक है, और कोई भी एक पेन पेपर ले लीजिए सो दैट कि हम क्लासेस स्टार्ट करें, और इसको बहुत ध्यान से सुनना। वन शॉट है, वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, और देखते हैं कि किस तरीके से आज पूरा चैप्टर, जो कि अराउंड 5 मार्क्स का है, 5 to 6 मार्क्स का है, इसमें 3 to 5 लिख दिया है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज इट इज इजी। क्यों इजी है वो अभी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर इजी क्यों है। कुछ चीजें कॉम्प्लेक्सिटी देती हैं, जैसे कि इसमें एक टॉपिक आता है सर, आइसोमेरिज्म, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बीबीटी, सीएफटी, दीज थिंग्स आर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट इतना ज्यादा भी टफ नहीं है जिससे कि आपको इशू हो सर, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जबरदस्त चैप्टर है, मजा आएगा आपको आज की क्लास में। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड्स। सर, इन नॉर्मल कंपाउंड्स को हम लोग तो सर नॉर्मल कंपाउंड ही कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा H2SO4 है, तो उसको तो आप सर H2SO4 को नॉर्मली क्या कह रहे हैं, कंपाउंड ही कह रहे हैं। लेकिन सर इनको आपने कोऑर्डिनेशन वर्ड क्यों लगाया, ऐसा इनके साथ क्या है, देखेंगे क्या ऐसा इनमें है क्या। उसको ब्रैकेट में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है सर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इनकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, इन कंपाउंड्स की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये एक अजीब तरीके के बॉन्ड्स के साथ बैठे होते हैं। उन अजीब तरीके का बॉन्ड्स का नाम है बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बॉन्ड्स के बारे में बता दूं, क्योंकि बॉन्ड समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने बचपन से 3 टाइप के बॉन्ड्स पढ़े होंगे। चैप्टर अभी बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग बॉन्ड्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में होता क्या था कि सर कोई भी दो एटम हुआ करते थे, जिसमें से एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ करता था, तो वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉनों को छीन कर भागता था, राइट। जिसकी वजह से इस ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था और बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता था, तो यहाँ पर अपोजिटिवली चार्ज जो आयन है वो अपीयर्ड हो गए। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, आपस में अटैच हो जाएंगे। तो ऐसे बॉन्ड्स को या ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेटा हम लोगों ने एक नाम दिया, जिसका नाम था आयोनिक बॉन्ड। दूसरा, थोड़ा सा इसको, दूसरे टाइप के जो बॉन्ड्स हैं वो होते हैं बेटा आपके कौन से बॉन्ड, वो होते हैं आपके सर कोवलेंट बॉन्ड। याद रखना अभी चैप्टर हमने स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ अभी बॉन्ड्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जहां पर सर ए और बी दोनों इक्वल क्या कर रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। जैसे कि ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, बी ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन सर ए के भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी के भी हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो मैं एक मेले में गया और मैंने अपने घर से कहा कि सर मुझे, माता जी मुझे 1 रुपया वो मेले में जाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। तो माता जी ने सोचा कि मेले में क्या करेगा जाकर, तो उन्होंने बहुत सोचने समझने के बाद मुझे कितने रुपए दे दिए, 1 रुपया दे दिया, और कहा कि ले बेटा और जी ले अपनी जिंदगी। मरता क्या ना करता, वो 1 रुपया रखा और चल दिया मेले में। क्योंकि मुझे पता था कि सर मेले में कुछ मिले ना मिले, लेकिन मुझे अच्छा खासा क्या मिलेगा, धक्का जरूर मिलेगा, क्योंकि क्राउड होता है तो वो मुझे मिलेगा। मैंने कहा ठीक है सर। पहले काफी सारा धक्का खाया, लोगों से तू मैं भी सुनी, लेकिन सर पेट थोड़ी ना धक्के से भरता है। तो फिर मेरा मन किया कि सर एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। प्रॉब्लम क्या थी आइसक्रीम वाले के साथ, आइसक्रीम वाले के साथ क्या दिक्कत थी कि सर उसकी आइसक्रीम का दाम था 2 रुपए। जैसे ही वहां पर 2 रुपए देखा, मैं बहुत परेशान हो गया सर, आंखों से मेरे आंसू निकलने लग गए, दिक्कत हो गई मुझे। क्यों, क्योंकि मेरे पास कितना रुपया, एक, सामने वाले की आइसक्रीम कितने की है, 2 की। तो मैं वहां से अपना मुंह लटकाकर लौटने लगा सर। लौटने लगा तो मैंने देखा मेरा वहां पर दोस्त बैठा हुआ है, और वो मुझसे भी ज्यादा परेशान है। तो अब मेरा जो दुख था वो थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि मेरा दोस्त जो है वो और ज्यादा परेशान है। तो मुझे थोड़ी सी खुशी होने लगी। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, उसने कहा आइसक्रीम खानी थी। मैंने कहा तो खाया क्यों नहीं, कह रहा कि सर 1 रुपया ही था मेरे पास। अब मेरा दिमाग यहाँ पे चलने लगा, 1 रुपया मुझ पर, 1 रुपया आप पर, हमारी दोनों की स्टेबिलिटी किस पर है, आइसक्रीम खाने पर। तो 1 रुपया मैंने अपना मिलाया,
1 रुपया उसने मिलाया, हम दोनों ने 2 रुपए किए और 2 रुपए किसको दिया? आइसक्रीम वाले को दिए और आइसक्रीम ले ली। अब वो आइसक्रीम मेरी भी है और वो आइसक्रीम मेरे दोस्त की भी है, तो यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग एंड कंट्रीब्यूशन रहा। तो यहाँ पर अगर ऐसा बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, तो उन्हें बेटा हम लोग क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्सेस कोवलेंट बॉन्ड से भी नहीं बन रहे सर। इन्हीं का ही एक टाइप होता है बेटा जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन्हीं का एक टाइप होता है जिसका नाम क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या होते हैं सर? क्योंकि मेला आता है चला जाता है, क्योंकि मेला फिल्म में एक गाना आया था कि मेला दिलों का आता है और आके चला जाता है, तो मुझे पता था अगले साल फिर आएगा मेला। तो इस बार मैंने पहले से ही थोड़ा सा पैसा वैसा इकट्ठा करना चालू कर दिया था। मैंने माता जी से कहा, माता जी मेले के लिए पैसे। इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं फिर चल दिया सर, क्योंकि मैंने इस बार सेविंग कर रखी थी। पहले ढक्का खाया, फिर मैंने सोचा आइसक्रीम खाऊंगा। जैसे ही मैंने आइसक्रीम वाले के पास गया, तो मैंने देखा मेरा दोस्त फिर से रो रहा है। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है? उसने कहा आइसक्रीम खानी है। तो मैंने कहा खाया क्यों नहीं?" मैंने कहा चल ऐसा कर, 1 रुपया फिर निकाल। तो वो बोला है कि इस बार तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए? तो उसने कहा भाई तू ही कर। तो इस बार दोनों 2 रुपए दोनों मैंने ही दिए, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। पहले 1 इलेक्ट्रॉन सामने वाले ने दिया था, दैट इज 1 रुपी, और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने दिया था, दैट इज 1 रुपी। तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आपस में आए थे, लेकिन इस बार सामने वाले के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस बार बॉन्ड बनाने के लिए मैंने ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कराई। दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे ही हैं यहाँ पर। तो याद रखना, अगर ऐसा होता है, तो जैसे मैंने कहा ए, तो ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन, मैंने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किए सर? बी के साथ। तो याद रखना, ऐसे बॉन्ड को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, हम उन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सर इसी के साथ ये चैप्टर का नाम दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आज के इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखते हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, मजा आएगा आप लोगों को सर। बस देखते चलिए क्या है आज इस चैप्टर में। तो सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेटमेंट सभी लोग बोर्ड की तरफ देखते रहेंगे। रैपिड फायर चलेगा आज की क्लास में, चैप्टर आज खत्म करके ही रहेंगे हम लोग सर। सर क्या कह रहा है? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होगा। सेंट्रल मेटल एटम मतलब बीच में एक मेटल बैठा हुआ है, कोई भी मेटल हो सकता है, इज अटैच्ड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस। मतलब ये एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आयंस, या फिर क्या कह रहा है, मॉलिक्यूल से अटैच्ड होगा। मतलब इस एम पर कुछ पर्टिकुलर फिक्स क्या लगे होंगे? कुछ आयन या मॉलिक्यूल्स लगे होंगे। कौन से बॉन्ड के द्वारा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। तो ऐसे कंपाउंड्स को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेंटर में कौन लगाया हुआ है? आयरन लगाया हुआ है। कौन लगाया हुआ है बेटा? आयरन लगाया हुआ है। तो यहाँ मेरे पास साइनाइड है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो ने पूरा का पूरा एक क्या दे दिया? लोन पेयर दे दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा दी। जो डोनर होता है उसकी तरफ बेटा ये टेल आता है, और जिसको डोनेट करते हैं उसकी तरफ कौन आता है? एरो आता है। ये ध्यान रखने वाली बात है सर। गॉट इट? तो यहाँ पर मैंने देखा कि सर मेरे पास 6 डोनर लोग आए। 1 CN, 2 CN, 3 CN, 4 CN, 5 CN, 6 CN। और एक सेंट्रल मेटम से इन्होंने क्या किए? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर दिया? उसको शेयर करवा दिया, डोनेट कर दिया सर उसको। तो याद रखना, इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम लोग बेटा क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या हम लोग आसान भाषा में इनको क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आयनिक बॉन्ड, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल NaCl। कोवलेंट बॉन्ड यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम, दैट इज Cl2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एरो बना के दिखाया हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय वन एटम। ठीक है? तो धीरे धीरे अभी इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ ये बताया है कि सर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये है क्या, सिर्फ अभी इस चीज की इंफॉर्मेशन हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि सर डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, और एक दो बार आपके बोर्ड में भी आ चुका है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि सर डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के अंदर के बीच में क्या अंतर होता है। याद रखना, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्सेस दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। मतलब डबल सॉल्ट्स के अंदर भी एक कंपाउंड, दो कंपाउंड, उनके कॉम्बिनेशन होगा सर। और कॉम्प्लेक्सेस के अंदर भी क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का ग्रुप, वो भी आपस में मिले होंगे। यानी कि सिमिलैरिटी यहाँ पर दोनों तरीके से है सर। लेकिन यहाँ एक बात बोल रहा है कि जो डबल सॉल्ट्स हैं वो सर अपने आयंस में कंप्लीटली टूट जाते हैं, लेकिन
जो डबल सॉल्ट्स हैं वो अपने आयंस में कंप्लीटली टूट जाते हैं जब उनको किसमें हम लोग ऐड करवाते हैं बेटा, वाटर में। लेकिन एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट कही है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्सेस आपके वाटर में ऐड करने के बाद अपने आयंस में टूटते नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि सर अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास क्या है, एक कंपाउंड है, और मैं कहता हूं कि कॉम्प्लेक्स है, और इसमें मैंने वाटर डाल दिया तो सर ये साइनाइड जो है ना, ये साइनाइड है, वो आयरन को छोड़ के भागेगा नहीं। इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब ये है, वो इसी के साथ रहना चाहता है, मतलब इट इज परमानेंट एंड फॉर एवर। लेकिन अगर ये डबल सॉल्ट होता, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे पास पोटाश एलम है, देखिए नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, डबल सॉल्ट का मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ, पोटाश एलम है। तो देखो, K2SO4 अपने आप में एक कंपाउंड होता है, Al2SO4 SO3 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस, ये भी अपने आप में कंपाउंड होता है, आपस में जुड़ गए, प्लस 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अगर ये डबल सॉल्ट है या ये कॉम्प्लेक्स है, चेक करना है तो उसमें क्या डाल दो, वाटर डाल दो। जैसे ही आपने वाटर डाला तो हमने क्या नोटिस किया कि पोटेशियम आयन अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, एल्यूमिनियम अलग हो गया, पानी अलग हो गया। तो यानी कि ये आपका अपनी आइडेंटिटी को उसने लूज कर दिया। कैसे लूज कर दिया? आइडेंटिटी को लूज करने का मतलब होता है कि सर इसने अपने बॉन्ड्स को दिखा दिया, इसने अपने आप को बता दिया कि मेरे अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट थे, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फेट, जो जो प्रेजेंट थे इसने बता दिया। लेकिन सर नीचे ध्यान से देखिए, अब वही मैंने एक एग्जांपल लिया कॉम्प्लेक्स का, K4FeCN का होल 6। तो ये देखिए, कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करने का इस तरीके से तरीका होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है। जैसे ही आपने इसके अंदर वाटर ऐड किया, तो इस कॉम्प्लेक्स के बाहर कौन था, पोटेशियम था, वो तो बाहर निकल गया के पॉजिटिव में, लेकिन Fe के साथ जो CN6 जुड़े हुए थे, इसने साथ नहीं छोड़ा। तो देखिए सर, ये एज इट इज रहा। अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं। अभी तो सिर्फ आपको ये डिफरेंस बताया जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। और डिफरेंस देखते हैं सर। सेकंड डिफरेंस क्या है? डबल सॉल्ट लूजेस देयर आइडेंटिटी, जैसा मैंने आपको भी बताया कि एक्वा सॉल्यूशन में ये आने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। आइडेंटिटी का मतलब है सर अपने अंदर जो कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं वो बता देते हैं सर। बट complexes retain their identity in the aqueous solution. What is the meaning of retain their identity? मतलब they do not lose their identity. वो अपनी आइडेंटिटी पानी में ऐड होने के बाद लूज नहीं कर रहे हैं। थर्ड डिफरेंस क्या लिखा हुआ है सर? डबल सॉल्ट गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि डबल सॉल्ट जो होते हैं उनके अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे वो अपने सारे आयंस की टेस्टिंग दे देंगे, आयंस निकाल के बाहर दे देंगे सर। लेकिन जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो सर चैप्टर हमारा डबल सॉल्ट नहीं है, चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स। तो हम इस पूरे चैप्टर में किसकी स्टडी करेंगे? कॉम्प्लेक्स की स्टडी करेंगे सर। इस पूरे चैप्टर में हम लोग कॉम्प्लेक्स की स्टडी करेंगे सर। चलिए, तो देखो, हेडिंग क्या है? डेफिनेशन रिलेटेड विद द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या फिर कंपाउंड। तो सबसे पहला हेडिंग ही क्या है कि सर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कह लो इसको, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह लीजिए, या कॉम्प्लेक्स आयन कह लीजिए, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह लीजिए। मतलब हमारे पास इसके टोटल 4 नाम है, और 4 नाम में से किसी भी नेम से आपके ये बोर्ड में आ सकता है। तो क्या लिखा हुआ है? ऐसी स्पीशीज जो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड हो, तो देखिए ये लिखी हुई है, एंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और उस एंटिटी के अंदर बेटा एक सेंट्रल मेटल एटम हो। तो अभी आपने देखा वो आयरन बैठा हुआ था वहां पर, विच इज अटैच्ड टू अ फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस, जो कि एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन से जुड़े होंगे। तो आपने देखा 6 साइनाइड जुड़े हुए थे, ठीक है। कौन से बॉन्ड से बेटा? लेगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की खासियत होती है कि जो लोन पेयर वो जो बॉन्ड बना हुआ है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर के होंगे, मतलब आयरन के नहीं होंगे, यहाँ पे CMA के नहीं होंगे, सामने वाले के होंगे सर। इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या कह लो कॉम्प्लेक्स आयन। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास बेटा 3 प्रकार के होते हैं। मैंने पहला अक्सर लिखा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा हो, पॉजिटिव चार्ज, तो आप ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल लिखा हुआ है CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए आप इसको क्या कर रहे हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर नेगेटिव चार्ज होता, लाइक दिस, तो आप उसको क्या कहते हैं बेटा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो आप उस ऐसे कॉम्प्लेक्स को बेटा क्या कहेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे सर। एज फार एज नाउ एवरीथिंग इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज से यस और नो। ओके। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। Yes, sir. ओके ओके। सो नाउ सर, द डेफिनेशन रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो सेकंड डेफिनेशन है सर काउंटर आयन। लेट्स सी व्हाट इज काउंटर आयन।
क्या लिखा हुआ है? द आयन विच आर रिटन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या मतलब है सर? जो ऐसे, जो अभी स्क्वायर ब्रैकेट लगाए थे, अगर उनके बाहर कुछ लिखा होता है तो आप उनको काउंटर आयन कहते हैं। जैसे कि सर अभी अभी जस्ट आपने देखा था कि हमने अभी अभी यहाँ एक एग्जांपल लिया था, ये देखिए सर, ये वाला एग्जांपल देखिए सभी लोग। तो यहाँ देखिए, ये आपका कौन लगा हुआ है? ये आपका कौन लगा हुआ है? ये तो आपके सर हो गया कॉम्प्लेक्स। ये आपका हो गया सर कॉम्प्लेक्स, ये देखिए। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर पोटेशियम लिखा हुआ है, ये वाला, ये बाहर लिखा हुआ है। तो याद रखना बेटा, इसको हम लोग कहेंगे काउंटर आयन। तो काउंटर आयन इन्हें कहा जाता है, और आप लोग सर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, काउंटर आयन भी पूछे जा चुके हैं ऑब्जेक्टिव में सर। तो व्हाट इज काउंटर आयन? सर वो होते हैं काउंटर आयन जो कि सर स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर लिखे जाते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स, दैट इज सीएमए, सेंट्रल मेटल एटम। क्या है सर? एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसमें मेटल एटम या आयन, जिससे एक फिक्स नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, और यहाँ बार बार इस मॉलिक्यूल्स को कह रहा है वो लिगेंड कहते हैं। देखते हैं सर, तो क्या कह रहा है? सीएमए हम उसे कहते हैं जो सेंटर में कौन बैठा होगा? एक मेटल बैठा होगा, जिससे लोग आएंगे और जुड़ेंगे। कौन से बॉन्ड के द्वारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। जो सेंट्रल में जो मेटल है, उसी को ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज इन शॉर्ट सीएमए, या फिर हम इनको बेटा सेंट्रल मेटल आयन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपकी लिगेंड। ये लिगेंड क्या है सर? लिगेंड्स याद रखना, ये वही मॉलिक्यूल और आयन हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए आए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आए हैं। तो क्या लिखा हुआ है? ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयन विच गेट्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द सीएमए बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कह रहा है कि सर ये वो मॉलिक्यूल्स और आयन है जो कि सीएमए से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यानी कि आपकी एक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई है। जो सेंटर में बैठा हुआ है वो सीएमए है, जो उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है वो लिगेंड है, और उनके जो बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के जो बाहर है, वो कौन है सर? आपके काउंटर आयन है। तो देखो इस कंप्लीट आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है CuNH3 का होल 4, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है SO4। तो कॉपर क्या हो गया आपका बेटा? CMA। NH3 कौन हो गए आपके? लिगेंड हो गए। SO4 क्या हो गया? काउंटर आयन, या फिर कह लीजिए उसको आयोनाइजेशन स्पेयर। उस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं सर। सर इंपॉर्टेंट हेडिंग, मतलब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से आपके बोर्ड के क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है बेटा डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। देखो आसान भाषा में समझा देता हूँ डेंटिसिटी होती क्या है सर। आसान भाषा में यह है कि सर मान लीजिए मैं एक डोनर एटम हूँ, मैं एक लिगेंड हूँ, और एक लिगेंड के अंदर कितने डोनर एटम है समझाता हूँ सर। मैं मेरे को एक डोनर लिगेंड मान लीजिए, मैं सीएमए से जुड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो सीएमए से मैं इस वाले हाथ से भी बॉन्ड बना सकता हूँ, इस वाले भी हाथ से बॉन्ड बना सकता हूँ। तो सर मेरे पास दो डोनर एटम है। मेरे पास कितने डोनर एटम है? दो, क्योंकि मैं इस वाले हाथ से बॉन्ड बना रहा हूँ, उसका मतलब है मेरे ये वाले एटम पर भी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, यानी कि शेयरिंग कराने की, और इस वाले एटम पर भी मेरे पास टेंडेंसी है। गॉट इट? तो किसी भी लिगेंड के अंदर कितने डोनर एटम प्रेजेंट हैं जिनसे वो सीएमए के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, वही लिगेंड की डेंसिटी होती है। मतलब द नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन एन लिगेंड through which it can make coordinate bond with the CMA is called the denticity of ligand। आसान भाषा में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इन अ लिगेंड। लिगेंड के अंदर ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिनसे वो क्या कर सकता है? अटैचमेंट कर सकता है। किसके साथ? सीएमए के साथ। आगे बढ़ते हैं, अभी आपको और समझ में आएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड के टाइप, बट ध्यान रखिए नीचे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। मतलब मैं ये जितने भी टाइप आपको बताऊंगा वो डेंटिसिटी के ही बिहाफ पर बताऊंगा। ऐसे कितने भी हमारे पास लिगेंड्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी ही पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है यूनिडेंटेट लिगेंड, या ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने मोनोडेंटेट लिगेंड। यूनी मतलब होता है एक, मोनो का मतलब भी होता है एक, यानी कि ऐसे लिगेंड जिनके अंदर एक ही डोनर एटम होगा। मतलब एक ही ऐसा एटम है जिसके पास एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, या कह लीजिए कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर या दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो क्या लिखा हुआ है? ऐसे लिगेंड विच हैव ओनली वन डोनर एटम, so they can form only one coordinate bond with the CMA। ये सारे के सारे देखिए सर, ये जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं, ये वैसे तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि सर आप इनको याद मत करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए तो आपको ये खुद ही पता चल जाएंगे। तो इनको याद करने की नीड नहीं होती है सर। लेकिन अब हमारे पास टाइम कम है,
हमारे पास टाइम कम है, एंड टाइम चल रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हम लगा ही रहे हैं, लेकिन सर इनको अब आप ऐसा करिए कि अगर आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, क्योंकि और भी चैप्टर्स हैं और भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इनको अब फॉर सेफर साइड इनको याद कर लीजिए। तो सर नाइट्रोजन के पास हमें पता है एक लोन पेयर होता है, हाइड्रोजन के पास कोई नहीं होता, तो NH3 के अंदर सिर्फ एक ही एटम है जो अपने लोन पेयर दे सकता है। पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के पास ही लोन पेयर होते हैं, हाइड्रोजन के पास तो होते नहीं है, तो ऑक्सीजन ही अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। SCN, इसकी इंपॉर्टेंट कहानी आगे बताएंगे। OH नेगेटिव, तो इसमें भी ऑक्सीजन के पास है। हेलोजन्स, हेलोजन्स के अकेला ही होता है तो वो बनाएंगे आपके CH3CO नेगेटिव। तो ये जितने भी मैंने आपको ये एग्जांपल लिखे हैं ये सारे यूनिडेंटेट लिगेंड। यूनिडेंटेट लिगेंड का मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक ही ऐसा एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन अभी याद रखना मैंने SCN की बात कही है, थोड़े टाइम में देखेंगे हम लोग। सर नेक्स्ट हेडिंग क्या है? बायोडेंटेट लिगेंड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडेंटेट लिगेंड? नाम से समझ में आ रहा है ऐसे लिगेंड जिनके अंदर कितने डोनर एटम है सर? दो डोनर एटम है, यानी कि ये लिगेंड एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। यूनिडेंटेट में तो एक ही डोनर एटम था, तो वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पा रहे थे, लेकिन बायोडेंटेट में एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं, यानी कि मेरे पास अगर दो डोनर एटम है तो मैं एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा सामने वाले के साथ। तो क्या लिखा हुआ है? The ligands which have two donor atoms so they can form two coordinate bond with CMA। याद रखना हमारे सिलेबस में तीन एग्जाम्पल हैं ये बायोडेंटेट के, तीन एग्जाम्पल, और तीनों जबरदस्त हैं। याद कर लो क्या है, इनके फॉर्मूले याद कर लो, इनके कॉमन नेम याद कर लीजिए, और इनके सर स्ट्रक्चर भी बनाना सीख जाइए। तीन है, बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे पहला आता है आपका सर इथाइलिन डायमीन, जिसका IUPAC नेम है इथेन 1,2 डायमीन। थोड़ी स्पेलिंग ये गलत लिखी हुई है, तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, इथेन 1,2 डायमीन। और याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ EN लिखकर भी आ रहा है, तो आप इसको इथाइलिन डायमीन भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या भी लिख सकते हैं सर? इथेन 1,2 डायमीन या फिर इन, एंड इट्स फॉर्मूला इज NH2CH2CH2NH2। तो आप देखिए सर, इस फॉर्मूले के अंदर एक नाइट्रोजन ये है जिसके पास एक लोन पेयर है, और एक नाइट्रोजन ये है इसके पास एक लोन पेयर है, तो एक साथ ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और साइमल्टेनियसली ये वाला नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका बेटा ऑक्जेलेटो आयन। कौन है सर? ऑक्जेलेटो आयन, जिसको हम लोग शॉर्ट में OX भी लिखकर काम चलाएंगे, और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सर C2O4 2 नेगेटिव है। क्या है बेटा? C2O4 2 नेगेटिव। तो इसको देखिए, C कैसे लिखा हुआ है? ये COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, यानी कि एक डोनर एटम ये रहा, एक डोनर एटम ये रहा, तो इस मॉलिक्यूल के पास दो डोनर एटम है, तो ये एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये आगे पता चलेगा। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल है ग्लाइसिनेट आयन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बेटा ग्लाई बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NH2, तो देखिए एक नाइट्रोजन हो गया, CS2 COO नेगेटिव, तो एक ऑक्सीजन हो गया डोनर एटम, और एक कौन हो गया बेटा? नाइट्रोजन हो गया। तो ये हमारा एक तीसरा एग्जांपल है किसका बेटा? बायोडेंटेट लिगैंड का। नेक्स्ट कौन से टाइप के कौन से लिगेंड हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी? एक लिखा हुआ है सर, थर्ड टाइप है पॉलीडेंटेट लिगेंड। सर नॉर्मल सी बात है सर, पॉली का मतलब होता है कि सर जिनके पास दो से ज्यादा लोग प्रेजेंट होते हैं तो हम उनके आगे पॉली लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डेंटिसिटी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे लिगेंड जिनके अंदर सर दो से ज्यादा डोनर एटम हैं, तो वो आपके कौन से लिगेंड से बेटा? पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो क्या लिखा हुआ है? द लिगेंड विच हैव मोर देन टू डोनर एटम आर कॉल्ड पॉलीडेंटेट, आर कॉल्ड पॉलीडेंटेट। तो देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने EDTA, और एग्जाम्पल इस EDTA को याद कर लो, पानी में घोल के पी जाइए सर, और अपने फैट सॉल्युबल विटामिन के साथ मिल जाइए और उनको स्टोर कर लीजिए, क्योंकि सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये पॉलीडेंटेट का EDTA। इट्स फुल फॉर्म इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। याद रखना ये बाय नेचर हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्टार लगा के लिख रहा हूं सर, इट इज a hexadentate ligand। What is the meaning of hexadentate ligand? Anybody from the class? Hexadentate ligand का मतलब क्या है? कौन बताएगा क्लास में से hexadentate ligand का मतलब क्या है? आदित्य, अदिति, अन्य, जो बहुत छह सारे बॉन्ड स्टूडेंट्स बना बैठे दे, हुए हैं। जिसके जैसे छह 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 डोनर सिक्स हो। डोनर आइटम। हाँ कोऑर्डिनेट सर, बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि सर ये ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके अंदर छह डोनर एटम प्रेजेंट हैं सर। तो इसमें लिखा हुआ है बिकॉज इट हैज 6 डोनर एटम, तो इसका फॉर्मूला
बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। देखो सर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर ये कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं शॉर्ट में बनाऊंगा और ये ऑलरेडी आपके 2018 या 2019 में ये आपका फॉर्मूला आ चुका है। देखो इथाइलीन, ये आपका CH2CH2 हो गया। कह रहा है डाई अमीन, तो सर एन एन, डाई अमीन टर्शरी अमीन सर, क्योंकि टेट्रा एसीटेट क्या होता है, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, और ये आ गया सर आपका CH2COO नेगेटिव। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब ये देखते हैं, चेक करते हैं कि सर ये हेक्साडेंटेट क्यों है। देखो, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो सर आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि चार ऑक्सीजनों के पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है उनके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन एक्सिस में बैठे हुए हैं। तो सर चार डोनर एटम है। आप लोग ये भी जानते हैं कि सर नाइट्रोजन के पास भी तो एक डोनर एटम होता है, तो पांच, छह। तो सर ये कैसा हो गया आपका, हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया। दिस पॉइंट इज क्लियर, यस और नो गाइस? देखिए क्लास में स्टूडेंट्स काफी कम है, मैं जानता हूँ, 1/3 भी स्टूडेंट नहीं है इस क्लास के अंदर। ठीक है, एंड टाइम है, बाकी स्टूडेंट्स कहीं भी बिजी भी हो सकते हैं। हाँ बेटा, कौन किसको सर डाउट है प्लीज बताइए। हाँ सर जो आपने लिखवाया है इसमें CH3 होना चाहिए था ना? क्या बेटा? सर जो बाकी के डोनर्स आइटम्स हैं, आपने हाँ हाँ CH3 तो नेगेटिव होना चाहिए था ना, बेटा, इसमें खुद CH2। देखो, एक बॉन्ड तो नाइट्रोजन के साथ बन गया। ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम चार, तो एक बॉन्ड तो नाइट्रोजन के साथ बन गया। अगर मैं 3H लगा दूंगा तो सर ये COO नेगेटिव आ रहा है, ये कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब क्या है कि सर CH2 ही होगा वो। नहीं समझ में आया बेटा? नो सर। बेटा कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं मैक्सिमम, चार। तो ये देखो, हाँ, एक एक बॉन्ड तो नाइट्रोजन के साथ बन गया इस कार्बन का, और एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ भी बन रहा होगा। तो अब यहाँ हाइड्रोजन कितने आ सकते हैं सिर्फ? दो। तो फिर ठीक है, हाँ ओके सर। आप यहाँ ध्यान दीजिए। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये ध्यान से देखो बेटा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो EDTA is an important example from polydentate, और I should say it is a hexadentate ligand। तो अगर पेपर में आता है कि सर hexadentate ligand का एग्जांपल दीजिए, तो EDTA ही हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिगेंड दैट इज एम्बीडेंट लिगेंड। जबरदस्त टॉपिक है सर ये आपका। क्या होते हैं एम्बीडेंट लिगेंड? ध्यान से देखेंगे मेरी तरफ। मैंने कहा मेरे पास दो डोनर एटम है, ध्यान से समझना, मैं एक लिगेंड हूं और मेरे पास दो डोनर एटम है, लेकिन मेरे मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि या तो मैं इसी वाले डोनर एटम, इसी वाले एटम से बॉन्ड बना सकता हूं एट अ टाइम, या फिर मैं इससे बना सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर मुद्दा तो यहां हमारा क्या है, द थिंग इज कि सर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास डोनर एटम तो दो हैं, लेकिन मैं एक एक समय पर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पा रहा हूं। प्रॉब्लम है सर यहाँ पर। तो याद रखना, ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे टाइप ऑफ लिगेंड को हम लोग बेटा एम्बिडेंट लिगेंड कंसीडर करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डिफरेंट डोनर एटम हैं बट बिहेव एज मोनोडेंटिक लिगेंड, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, बिकॉज ओनली वन डोनर एटम कैन बी यूज्ड एट अ टाइम आर कॉल्ड एम्बिडेंटेट लिगेंड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर साइनाइड जैसे कि Cn नेगेटिव है, अगर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन बना रहा होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने थ्रू C, तो आप उसको प्रोनाउंस करेंगे साइनाइड। और अगर नाइट्रोजन बना रहा होगा तो आप उसको प्रोनाउंस करेंगे बेटा आइसोसाइनाइड। अभी मैंने इसी के ऊपर कहा था कि मैंने इंपॉर्टेंट रहेगा Cn। तो देखो अगर यहाँ पर बॉन्ड किसके द्वारा बनना होगा, S के द्वारा, देन थायोसाइनेटो। और अगर नाइट्रोजन के द्वारा बन रहा होगा देन आइसोथायोसाइनेटो। सेम एज विद द NO2। आपको याद होगा NO2 और Cn, तो आपके सर वहां पर भी मैंने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ाए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। कितने लोगों को याद है? याद करिए, AgCN, KCN, AgNO2 और KNO2। याद करिए, स्ट्रॉन्ग वहां पर मैंने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस करवाई थी आपको हेलो एल्केन के अंदर। कितने बच्चों को याद है ये चार? याद हैं ये चार इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार लगवा के लिखवाई थी सर हेलो एल्केन हेलो अरीन के अंदर। याद है, AgCN, KCN, AgNO2, तो वहां पर भी मैंने यही कंसेप्ट आपको पढ़ाया था सर। तो अगर नाइट्रोजन बॉन्ड किससे बन रहा हो बेटा, N से बन रहा होगा देन तो आप इसको नाइट्रो कहेंगे, और O से बन रहा होगा तो नाइट्रेटो। या फिर आप इसको नॉर्मली नाइट्रो, अगर आपको ये नाम याद नहीं आए तो आप इनमें से किसी एक को ही नाम को याद रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए
अगर बॉन्ड NO2 से बना है, मतलब नाइट्रो से बना है, तो आप इसको नाइट्रो N लिख दीजिए। और अगर ONO से बना है तो देन यू कैन राइट इट ऑल्सो एज नाइट्रो O। तो ये भी आपका दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव अ फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड। नाम से ही समझ में आ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि सर मेरे पास सर 5 डोनर एटम है, लेकिन मेरी मर्जी है मैं पांचों से बॉन्ड बना लूं, मैं सिर्फ 2 ही डोनर एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊं, मैं 3 से बनाऊं, मैं 4 से बनाऊं, 5 से बनाऊं, इट इज अप टू मी। तो सर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड जिनके पास फ्लेक्सिबल कैरेक्टर है कि सर या तो वो अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दें या मैक्सिमम से कम करें। मतलब मेरे पास टेंडेंसी 5 डोनेट करने के लिए करे, मैंने 4 ही करे, 3 ही करे, तो बेटा ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, इनको ईडी ओ फ्लेक्सिबल डेंटेड कहते हैं। तो अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि सर इसका एक एग्जांपल लिखिए, तो ईडीटीए ही हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है। आप लोग जानते हैं ईडीटीए एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, लेकिन कभी के बार ये या तो सिर्फ 5 ही डोनर एटम डोनेट मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, या सिर्फ कितने बनाता है, 4 बनाता है। तो ईडीटीए आपका सर पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ साथ ये क्या है, एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड भी कंसीडर होता है। नेक्स्ट टाइप के लिगेंड कौन से हैं सर आपके? चिलेटिंग लिगेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 2 स्टार लगाए हैं, जिस भी बच्चे के ये नोट्स हैं उसने 2 स्टार लगाए हैं। क्या लिखा हुआ है कि चिलेटिंग लिगेंड। याद रखना, चिलेटिंग लिगेंड की एक खासियत होती है, ये जब भी सीएमए से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो ये रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिंग, मतलब एक क्लोज्ड लूप बनाएंगे। और आप लोग जानते हैं, ऑर्गेनिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा था कि जिस भी कंपाउंड में अगर आप लोगों की रिंग फॉर्म होती है, लूप बन जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू अदर कॉरस्पॉन्डिंग उनसे क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है सर, चिलेटिंग लिगेंड के लिए लिखा हुआ है द बायडेंटेड और पॉलीडेंटेड। नॉर्मल सी बात है, बायडेंटेड तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि रिंग बनने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो होने ही चाहिए सर, तो यूनी से बात नहीं बन सकती। तो लिखा हुआ है द बायडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड which can form the cyclic ring structure with the CMA। तो बेटा ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको चिलेट बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बेटा बोलते हैं चिलेशन। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ स्टार लगा के? चिलेट कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन द ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सर इनमें रिंग बन जाती है तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो क्या लिखा हुआ है, द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ड्यू टू द चिलेशन एंड इज कॉल्ड द चिलेटिंग इफेक्ट। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये एग्जांपल लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये मेरे पास, आपको पता है ये कौन है, EN है, इथाइलिन डायमीन। तो कॉपर के साथ मेरे पास यहाँ देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका ये लिखा हुआ, कॉपर से EN का होल ट्वाइस है, मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं किसके, इथाइलिन डायमीन के। तो देखो किस तरीके से इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना लिया, एक ये बना लिया, क्योंकि सर 2 डोनर एटम होते हैं एक EN के अंदर। तो देखो ये रिंग बन गई, एक रिंग ये बन गई, और एक रिंग ये बन गई सर। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर 2 रिंग बन के आ रही हैं सर, तो यानी कि स्टेबिलिटी इनकी ज्यादा है। और ये नॉर्मली हमारे पास क्या है, एक ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स है, तो CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। तो यहाँ आपको पता है NH3 के पास एक ही डोनर एटम होता है, तो सिर्फ ये सिंगल ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। देखो एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, लेकिन अब यहाँ पर किसी भी तरीके का लूप नहीं है, यहाँ कोई भी लूप नहीं है, तो ये ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स ही कंसीडर होता है। प्लीज टेल मी वेरी ऑनेस्टली कि सर यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आया? दिस पॉइंट इज क्लियर? बोलिए। अगर मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखें तो इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एट पेज नंबर 40। तो डेंटिसिटी वगैरह पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके। देखता हूं अगर हमें कोई क्वेश्चन मिल जाते हैं तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, इसका आंसर पूछते हैं। ये रहा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपका हो गया, मोनोडेंटेड हो गया, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बीडेंटेड, कोऑर्डिनेशन नंबर आगे आएगा ये अभी। ठीक है, ये जरा देखते हैं इनके ऊपर कोई एक दो हमें क्वेश्चन मिल जाएं जो बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं।
ओके, ये क्वेश्चन है आपका EDTA is a yes, EDTA is a क्या लिखा हुआ है? मोनोडेंटेट लिगेंड, बायोडेंटेट लिगेंड, क्वाड्रीडेंटेट लिगेंड, सो इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, राइट एवरीबॉडी? इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिगेंड? नॉट अ लिगेंड, इनमें से कौन सा लिगेंड नहीं हो सकता? कौन बताएगा? सर जी, कोई भी हो लेकिन मेटल सोडियम। नहीं हो सकता, कोई भी हो लेकिन मेटल नहीं हो सकता सर। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मेटल तो नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे मेटल कहाँ है सर? ये तो याद रखिएगा बेटा, ये सोडियम मेटल है, इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये सामने वाले को देगा कौन? क्योंकि लिगेंड्स इज नोन फॉर डोनेटिंग नेचर। तो सर ये Na पॉजिटिव आपका लिगेंड नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे। सर कह रहा है सम सॉल्ट्स ऑल्दो कंटेनिंग टू डिफरेंट मेटालिक एलिमेंट्स गिव टेस्ट ऑफ ओनली वन ऑफ द देम इन सॉल्यूशन, सच सॉल्ट्स आर। कह रहा है कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर दो डिफरेंट मेटालिक एलिमेंट हो सकते हैं, टेस्ट फॉर ओनली वन ऑफ देम इन द सॉल्यूशन। तो सर उनको क्या कहेंगे? ऐसे सॉल्ट्स को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स, डबल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, या इनमें से कुछ भी नहीं? कौन बताएगा? डबल सोल्ट। कौन कहेगा सर, बताइए। डबल सोल्ट। तो याद रखना, आइडेंटिटी आपके कॉम्प्लेक्स लूज नहीं करते, राइट? तो सर एक से ज्यादा मेटालिक एलिमेंट किन में प्रेजेंट हो सकते हैं? डबल सॉल्ट्स के अंदर हो सकते हैं या फिर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स तो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे, तो कौन कर देगा बेटा? डबल सॉल्ट आपके लूज कर देते हैं। और मैं आपका देखता हूं इसमें थ्योरी आ गई है, आइसोमर्स आ गए हैं, और चलिए सर अब इनको बाद में देखेंगे, ठीक है? चलिए। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर एक बार ये चिलेट कॉम्प्लेक्स वाला एग्जांपल फिर से समझा दीजिए कि इसमें रिंग कैसे बन रही है और वो ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है। ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स ही है वो, बट बेटा वो उसका नेचर ऐसा है कि वो आपका कर क्या रहा है कि वो सर आपके रिंग बना लेता है वो ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स, उसके साथ ऐसा नहीं है कि कुछ वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है वो ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन इट हैज एबिलिटी बिकॉज इट हैज टू डोनर एटम एंड इट कैन फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड साइमल्टेनियसली। मतलब मेरे पास दो डोनर एटम है और मेरे दोनों 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 डोनर एटम एक साथ ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, तो मैं रिंग की फॉर्म ही तो बनाऊंगा। आप खुद सोचिए कि सर मान लीजिए ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है? ये मेरे पास एक मार्कर है, तो सर मैं इधर से भी जुड़ रहा हूं और इधर से भी जुड़ रहा हूं, तो आप मेरी बॉडी के साथ देखेंगे कि वो रिंग ही बनेगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे कि ये मेरा एक मार्कर है, ये मेरा एक हैंड, इधर से पकड़ लिया, इधर से पकड़ लिया, बॉन्ड बना रहा हूं, और ये मेरी नॉर्मल बॉडी, तो ये रिंग अपने आप ही तो बन के आएगी, अपने आप ही तो रिंग बन के आएगी, यस नहीं समझे? गॉट इट? यस सर। वो रिंग खुद से ही बन के आएगी बेटा। गॉट इट? जिस भी बच्चे ने ये पूछा था उसको समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? सर डिफरेंस बिटवीन होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक, डिफरेंस बिटवीन होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक। सर याद रखना, लैप्टिक मतलब है सर आपका किन से, कि कितने सर आपके टाइप ऑफ लिगेंड हैं, तो यानी कि होमो मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें एक से ज्यादा लिगेंड हो लेकिन सारे लिगेंड एक ही टाइप के हों, जैसे कि CuNH3 का होल 4, तो टोटल लिगेंड तो मेरे पास यहाँ 4 है, लेकिन अब वो चारों लिगेंड एक ही हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को आप लोग हेड होमोलैप्टिक लिगेंड कहते हैं। जैसे कि इसको देख लीजिए, CuNH3 का होल 6, तो 6 लिगेंड है मेरे पास, लेकिन 6 कौन से हैं बेटा? NH3 हैं। CuEn का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर मेरे पास 2 En हैं, लेकिन है तो वो En ही ना। व्हाट अबाउट द हेटेरोलैप्टिक? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सर CMA के साथ एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड जुड़े हों, जैसे कि इस कॉपर के साथ NH3 है 4 और Cl है 2, तो एक से ज्यादा टाइप हो गया ना, एक अमोनिया हो गया और एक क्लोरीन हो गया। ऐसे ही नीचे वाले में देखिए सर, तो आपने क्या नोटिस किया कि सर होमोलैप्टिक वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिन कॉम्प्लेक्सेस में कितने भी लिगेंड्स हों लेकिन सारे होंगे एक ही टाइप के। हेटेरो में क्या होता है, एक से अलग अलग टाइप के भी लिगेंड हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर, डिफरेंस बिटवीन होमोन्यूक्लियर एंड
पॉलीन्यूक्लियर। तो देखो अब यहाँ वर्ड न्यूक्लियर आ रहा है। वर्ड क्या आ रहा है बेटा? न्यूक्लियर। ध्यान देने वाली बात है सर। तो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर, सेंटर। सेंटर में कौन बैठा है? मेटल। तो ध्यान से देखिए सर, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सिर्फ एक ही सीएमए प्रेजेंट होगा, जैसे कि कॉपर, यहाँ पे भी कॉपर, एक ही सीएमए प्रेजेंट होगा। पॉली मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे जिंक कितने हैं टोटल? 3। एल कितने हैं सर? 6। तो यानी कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है बेटा? पॉलीन्यूक्लियर है सर। बट याद रखना, पॉलीन्यूक्लियर सीबीएसई आईएससी बोर्ड्स के अंदर आता नहीं है, तो इसकी पढ़ाई हम लोग करते नहीं है। और जनरली ये सिर्फ आपके, अगर मैं नीट या जेई के मेंस लेवल तक भी देखूं, तो पॉलीन्यूक्लियर के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होमोन्यूक्लियर पे ही बनते हैं सर। तो याद रखना, यहाँ से आपके क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन भी था जिसमें आपसे पूछा गया था सीएमए का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर में अगर आपको आसान भाषा में समझा दूं, तो बस आप उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये देख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन कितने रहे। कैसे पता करेंगे सर? मान लीजिए मैं 6 NH3 है किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, कितने हैं? 6 NH3 प्रेजेंट है, लेकिन NH3 के अंदर डोनर एटम कितने हैं? एक ही। तो यानी कि एक NH3 एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, तो 6 है, तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे? 6। अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे कहा कि सर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर EN3 है, जो EN है इथाइलिन डायमीन है, वो 3 है सर। एक EN कितने एक EN के पास कितने डोनर एटम है? 2। और क्या वो दोनों ही डोनर एटम एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं? यस सर। तो एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो 3 कितने बनाएंगे? 6। तो देखिए सर, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या लिखा हुआ है? द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम टू विच सीएमए इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर बॉन्ड। ठीक है, लेकिन आसान भाषा में क्या लिखा हुआ है? द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, फॉर्म्ड बाय द लिगेंड विद द सीएमए। देखो सर, K4FeCN का होल 6, याद रखना, जो इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर बैठा हुआ है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते। तो स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर लिखा होता है बस वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो जो Fe है ये तो CMA है, तो CN है। CN एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? एक एम्बीडेंटेड। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है तो इसके अंदर दो डोनर एटम, लेकिन एक बार में तो कोई एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो एक बार में एक ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन टोटल है 6, तो टोटल बॉन्ड इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे होंगे? 6 बन रहे होंगे। इधर आइए सर, CuNH3 का होल 4, इस NH3 में एक ही डोनर एटम होता है, तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, लेकिन टोटल कितने हैं? 4, तो 4 आ गया। Cl भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक ही डोनर एटम है, तो +2, कितना आ गया? 6। इसमें आइए सर, En, एक En में दो डोनर एटम होते हैं, तो टोटल 2 हैं, तो कितने हो गए होंगे? 4। Cl 1, H2O 1, कितना आ गया? 6। C2O4 जो है वो एक बायडेंटेट लिगेंड है, एग्जांपल लिखाया था ऑक्सिलेटो। तो यानी कि अकेला कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। टोटल कितने हैं ये? 3 हैं। टोटल कितने हैं बेटा? ये 3 हैं। तो कितने हो जाएंगे आपके? ये 6 हो जाएंगे सर। FeEDTA, EDTA अपने आप में एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो मतलब ये, अब आप कहेंगे सर ये तो फ्लेक्सीडेंटेट भी है। तो याद रखना, जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती हम ये मान के चलते हैं कि वो 6 के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। तो टोटल कितने हो गए सर आपके? 6। AgNH3 का होल ट्वाइस, मतलब NH3 सिर्फ 2 ही बनाता है, तो 2 + 2 दैट इज 4। यहां तक सबको क्लियर है? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट गाइस? मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं इस समय पर आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आपको VVT CFT वर्नर थ्योरी पढ़ना है, तो इनके बिना आप कर नहीं सकते सर, इनके बिना आप कर नहीं सकते। ठीक है, प्लीज बाकी के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए, लाइव इंटरेक्शन रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा, अदरवाइज उनको रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स को बोल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज चार्जेस ऑन सम लिगेंड। तो अब हम लोग देखेंगे कि इन लिगेंड्स के ऊपर चार्ज कितने हैं सर। तो मोनोडेंटेट लिगेंड, तो पहला मैंने हेडिंग डाला है एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जिनके ऊपर कैसे चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो देखो मैंने ये जिनके ऊपर सिर्फ -1 चार्ज होगा, -1 चार्ज, वो सारे एक ही बार में लिख दिए। तो आप प्लीज, जैसा मैंने आपको कहा, या तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लीजिए, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको टाइम कम है तो प्लीज इनको याद कर लीजिए, या फिर किसी पेपर पर लिखकर जहां भी स्टडी करते हो वहां पर प्लीज इसको पेस्ट कर लीजिए। इजिएस्ट एंड द बेस्टेस्ट मेथड एवर। Cn नेगेटिव, SCN नेगेटिव, तो ये सारे के सारे आपके कौन ले हैं? एनायनिक लिगेंड है। एनायनिक में भी
ये ऐसे लिगेंड हैं जिनके ऊपर सिर्फ -1 चार्ज होगा। न्यूट्रल लिगेंड मतलब इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, चार्ज 0। कौन कौन से हैं? NH3, H2O, PS3, CO। ये कार्बोनिल है, C कैपिटल O, कार्बोनिल, इस तरीके से। नेक्स्ट, बाइडेंटेड लिगेंड मतलब ये ऐसे लिगेंड हैं जो जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। EN के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ऑक्स, क्योंकि इसका फॉर्मूला था COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, तो एक नेगेटिव ये हो गया, एक नेगेटिव ये हो गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? -2। ग्लाई के ऊपर -1 चार्ज होता है। ये है बेटा CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर ऊपर कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। ये चार्ज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जब कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे वहां आपको ये चार्ज नहीं दिखाई देगा, इसीलिए ये आपको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है EDT के ऊपर कितना चार्ज है, तो आपको याद होगा COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो सर एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, चार चार्ज, तो टोटल कितने चार्ज हो गए बेटा? -4 चार्ज। तो EDT के ऊपर सर -4 चार्ज होते हैं, ये याद रखना। सारे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। एज फार एज नाउ एवरीथिंग इज क्लियर प्लीज? यहाँ तक आपको सबको क्लियर है? प्लीज जितने भी स्टूडेंट हैं सर, ज्यादा स्टूडेंट तो नहीं बैठे हैं क्लास के अंदर, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज कंफर्म करिए। बोलिए सर, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। आन्या, सर। अदिति, डॉली, चनक, आयुष, देव, हिमांशु, यस सर। कृष्णा, लावण्या, शिव, तन्वी, सोनाक्षी, उज्जवल, सर। विकास, वंशिका, वंश, एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म करिए सर सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा यस सर। है? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA। ये क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन नंबर, अगर CMA की हम बात करें तो ये सिर्फ एक ऐसा छोटा सा टॉपिक है जो कि आपको ये बताता है कि सर जब CMA किसी के साथ जुड़ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो जब वो किसी के साथ जुड़ गया है, बॉन्ड बना चुका है, तो उसके ऊपर कितना चार्ज है। जब मैं किसी के कांटेक्ट में आ जाऊंगा तो उस समय पर मेरे ऊपर कितना चार्ज होगा, उसे कहते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA। तो क्या लिखा हुआ है? द चार्ज which appears on the CMA when it is in combination with the ligand। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, याद रखना ये चार्ज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो इसको मैं करके दिखा रहा हूं सर आपको, इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूं। 4Cl2। सर CMA का चार्ज होता है, तो मैंने कॉपर को कितना मान लिया? X। अभी अभी आपने देखा जो NH3 है ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो 0। ये कितने हैं? टोटल 4 है, तो 0 × 4 0 ही रहेगा। Cl एक एनायनिक लिगेंड है, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है, ठीक है। लेकिन ये हैं कितने? 2। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, तो इक्वल में कितना लिख दूंगा बेटा? 0। तो यहाँ पर x कितना आ गया? कितना आ गया सर? +2। तो यानी कि सर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज +2। गॉट इट एवरीबॉडी? इन द सेम वे CuEn का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, तो इसका देख लीजिए। Cu को मैंने x माना, En के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, अभी अभी आप नोट्स के ऊपर देख सकते हैं। इक्वल में कितना लिख दूंगा मैं? +3, क्योंकि ओवरऑल ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसके ऊपर ओवरऑल +3 चार्ज आ रहा है, तो सर कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। सेम एज विद दिस केस, x EDTA के ऊपर चार्ज -4 होता है, अभी अभी आपने ऊपर देखा, इक्वल में -1, तो कितना आ जाएगा? +3। तो याद रखना इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ये बात सबको क्लियर हो रही है? दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस पॉइंट इज यस क्लियर सर। एवरीबॉडी? आदित्य, सर। अंशिका, आयुष, शनक, देव, प्लीज कंफर्म यस करिए बेटा। सर। यस सर। ओके, यस सर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक आ चुका है सर, जिसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूं, और याद रख लेना 2026 में आपका IUPAC नेम आ रहा है। कंफर्म है सर? ये आएगा ही आएगा 2 नंबर में आपका, कम से कम 2 तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। सर यहां से आपका ये मेन चैप्टर है, जिस बच्चे को अगर ये IUPAC बनाना आ गए मतलब उसका चैप्टर तैयार है सर। क्यों? क्योंकि आगे भी जितने आप पढ़ेंगे उसमें भी यही चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब यहाँ तक आपका ये सर 40% चैप्टर कवर करता है। मतलब जो अभी हम नेमिंग पढ़ रहे थे, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ रहे थे, डेंसिटी पढ़ रहे थे, जो टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, वो IUPAC नेम सीखने के लिए पढ़ रहे थे।
IUPAC नेम बच्चा सीख जाता है और उसके बाद चीजें काफी आसान हो जाती हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ द लिगेंड। याद रखना जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, सर कौन से नेगेटिव लिगेंड, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उनको नेगेटिव लिगेंड कहते हैं। उनकी नाम की एंडिंग किसके साथ होती है, O के साथ होती है। जैसे कि मान लीजिए Cl है, मेरे को पता है Cl के ऊपर -1 होता है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, क्लोरो। याद रखना कई बुक्स में क्लोरो लिखा होता है और कई बुक्स में ये क्लोरिडो भी लिखा होगा। CBSE दोनों को ही करेक्ट मान रहा है आज भी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। कई मैं बुक्स का नाम नहीं लूंगा, कई बुक्स ने क्लोरो को प्रेफर किया है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कई ने क्लोरिडो को प्रेफर किया है। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो क्लोरिडो बोला है या क्लोरो बोला है, दोनों ही चलेंगे सर। तो ये जितने भी आपके सर कौन है नेगेटिव लिगेंड्स हैं, इन सबके नाम लिखे हुए हैं, आयोडो, साइनो, हाइड्रोक्सो, हाइड्राइड, हाइड्राइड डो होगा, ठीक है, कार्बोनेटो, सल्फेटो। तो ये चीजें आपको सर खुद से ही याद करनी पड़ेंगी। सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपके सामने लिखे हैं, सारे के सारे। देखो यहां तक तो सर समझ में आ रहा है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। ये चीजें आपके सामने होनी चाहिए, ये आप याद कर लीजिए, पेस्ट कर लो, चिपका लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, पानी में घोलो पी जाओ सर, कुछ भी जंत्र मंत्र जो करना है वो कर लो। बिना इनके आप IUPAC नेम नहीं बना सकते। कंसेप्ट क्या है, इफ इट इज नेगेटिव लिगेंड देन इट्स नेम एंड्स विद O। ये कंसेप्ट है सर यहाँ पर। तो हमें मतलब ये पता लगाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि सर जो लिगेंड दे रखा है, ये लिगेंड पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है या फिर न्यूट्रल आयन है। तो ये आपको पता रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ स्पेशल केसेस भी दिए हैं, जैसे कि NO2 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही है, तो ये नेगेटिव ही, तो इसके नाम की एंडिंग किससे होगी, O से होगी। तो देखो ये नाइट्रो भी लिख सकते हैं, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका था, या नाइट्रो N लिख दीजिए। अगर ONO इस तरीके से है तो नाइट्राइटो या नाइट्रो या नाइट्राइटो O। ऐसी है ना थायोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो S। तो ये मैंने सारी पॉसिबिलिटी आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। सर आगे क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि आपके पास न्यूट्रल लिगेंड आ जाएं तो उनकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती। मतलब क्या है सर, यानी कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड्स न्यूट्रल हों जैसे कि NH3, तो इनकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है। बट याद रखना अगर NH3 आए तो वहां आपको स्पेल ये वाली लिख कर आनी है, AMMINE। अगर आपने गलती से भी AMINE लिख दिया भैया नंबर कट जाएंगे, तो ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, H2O वाटर नहीं लिखना होता, एक्वा इट इज ऑफिशियल नेम। CO इज अ कार्बोनिल, PS3 फॉस्फीन, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये जैसे ही बोले जाते हैं वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे, कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है इनकी सर। ठीक है, दिस इज ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। इसको हम लोग कैसे भी पेपर में कैसे भी लिखा भी आ सकता है, PH3 भी लिखा आ सकता है, PS3P या फिर PPS3। तो ये थोड़ा सा ये सर आपको इनसे एक बार ग्लिम्स लेना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, एक बार देख लीजिए इन सारी चीजों को। नोट्स आप सबके पास अवेलेबल है, ड्राइव लिंक आप सबके पास अवेलेबल है। किसी भी साइट पर जाने की जरूरत नहीं है कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि सर हमें नोट्स दे दीजिए, कि बेटा किसी दोस्त से आप कह रहे हैं कि मेरे नोट्स खो गए हैं, सर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ड्राइव लिंक पर जाइए, एक्सेस आपके पास सारा है, ऊपर से नीचे तक सारे फोल्डर्स को एक एक बार खोल कर देखिए, सबके पास सब कुछ मिल जाएगा सर। ठीक है, चलिए DMG थोड़ा सा मैंने स्पेशल अलग से स्टार लगा के लिखा है, मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ बात रही होगी, इसको मैंने ऑब्जर्व किया होगा कि सर ये इंपॉर्टेंट है। तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीन 2,3 ब्यूटेन डायल डाइऑक्साइड, इसके ऊपर चार्ज 1 है सर। सर नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव लिगेंड्स आर वेरी रेयर। देखो इसने बोला पॉजिटिव लिगेंड आर वेरी रेयर, तो ये पॉजिटिव लिगेंड कौन से हो सकते हैं सर। देखिए अभी अभी हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा था, देखिए सर सभी लोग पॉजिटिव लिगेंड, ओहो ओहो, देखिए बेटा सभी लोग इसको जरा ध्यान से देखिए। सर ये क्या चीज है, इसने पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिगेंड। तो मेरे को एक बात बताओ, देखो इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है लेकिन ये फिर भी लिगेंड हो सकता है, क्योंकि फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर होता है। लेकिन NO पॉजिटिव ये कैसे लिगेंड हो जाएगा, इसके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा मैंने, कि सर पॉजिटिव लिगेंड आर वेरी रेयरर एंड देयर नेम एंड्स विद EM। तो ये आप ध्यान से देखिए, ये NO पॉजिटिव मैंने आपके नोट्स में लिखाया हुआ है, तो यानी कि NO पॉजिटिव आपका डोनर एटम हो सकता है, यानी कि इट इज एक्ट एज अ लिगेंड। ठीक है,
ये बात मैंने क्यों बताई? सोचने वाली बात है। अगर कोई लिगेंड होगा तो उसके पास तो भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, और यहाँ क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस का मतलब है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की पहले से ही क्या है, कमी है सर। तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? तो याद रखना, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव आयन आता है, पॉजिटिव लिगेंड आता है, तो उनकी नाम की एंडिंग आप कैसे करोगे? ईएम से करोगे, जैसे कि हाइड्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्रोजीनियम। यहां तक सबको क्लियर है सर? बोलिए, बोलो। यस सर। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम होती जा रही यस है, यस सर। स्टूडेंट्स सर। की स्ट्रेंथ कम होती यस जा सर। रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है सर। यस सर। चलिए, अगर यहीं पर एक सर बॉर्डर टू कल रिलीज या कल या परसों रिलीज हुई है, तो ये मजे से 3 घंटे की बॉर्डर टू मजे से देख कर आ जाएंगे सर, पॉपकॉर्न के साथ देख लेंगे, कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लेंगे। लेकिन ये टीचर चिल्ला चिल्ला कर आपसे कह रहा है भैया तैयारी कर लो, ये 3 घंटे नहीं बैठ पा रहे हैं, क्या करेंगे सर? लेकिन हाँ, अगर ये किसी सेंट्रल पार्क में किसी का हाथ पकड़ के बैठना है तो ये 3 घंटे क्या पूरा दिन निकाल देंगे, लेकिन यहाँ टीचर के साथ 3 घंटे नहीं बैठ। क्या करेंगे ये बच्चे सर? समझ में आ रहा है? पॉपकॉर्न खाने में, बॉर्डर फिल्म देखने में, दूसरी फिल्म देखने में। अभी तो एक रिसेंटली एक मूवी आई थी जिसमें ऑडियंस रो रही है सर, थिएटर के अंदर जाके। मतलब क्या ही समय आ गया है कि मतलब ऑडियंस रो रही है सर। हाँ, नाम नहीं लूंगा ऐसी फिल्मों का मैं, लेना भी पसंद नहीं करूंगा। तो सर यार रो रहे हैं, मतलब आप लोग ये देखिए सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमें तो रोना नहीं है सर, क्योंकि अभी अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो डेफिनेटली नेचर हमसे खुद ही आंसू निकलवा देगा। अभी पढ़ लो तो बोर्ड में अच्छा कर आएंगे, तो आंसू नहीं आएंगे। तो इसीलिए भाई अभी से पढ़ लो, टाइम है, अभी भी टाइम है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, ऐसे छोटे मोटे सब्जेक्ट्स को अभी खत्म कर लीजिए, इसी मंथ में खत्म कर लीजिए। एंड तक उनको मत लेके जाइएगा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। एंड में आप पैनिक हो जाएंगे सर, एक ट्रॉमा क्रिएट हो जाएगा माइंड में, और आप अनकॉन्शियस टाइप हो जाएंगे और सोच नहीं पाएंगे कि सर आज पेंटिंग का है, कल कैसे केमिस्ट्री करूंगा। इसीलिए सर आज ही ये सारी चीजों को तैयारी करके रखिए सर, ऑलवेज रेडी फॉर द वर्स्ट केस। ठीक है, तो वो तो लिगेंड्स की बात हो गई। अब बात करेंगे बेटा नेमिंग ऑफ सी एम ए। सी एम ए याद रखना, यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जैसे ये लिखा होता है, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो सीएमए के नाम की एंडिंग 8 वर्ड के साथ होगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ -2 लिख दिया मैंने, और यहाँ सीएमए आयरन है, तो नॉर्मली आप इसको आयरन कहते हैं। लेकिन अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो आप उसको फेरेट लिखेंगे, आयरन नहीं लिखेंगे। कॉपर को क्यूपरेट, अर्जेंटेट, कोबाल्टेट, ऑरेट, जिंकेट, स्टेनेट, प्लम्बेट, एल्यूमिनेट, प्लेटिनेट, क्रोमेट। ये तब लिखना है जब कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव होगा सर। ठीक है, ये तब लिखना है जब कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव होगा सर, मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर मैंने आपके सामने ऐसे लिख दिया, तो याद रखना लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड राइट हैंड साइड ऑलवेज बी नेगेटिव। अभी आपके सिलेबस तक ऐसा रहेगा। या मैं आपसे बोल दूं ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है इस तरीके से, ये मतलब पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मतलब इसके अंदर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड राइट हैंड साइड ऑलवेज बी नेगेटिव। इसका मतलब है ये, इसके अंदर जो भी आयरन होगा, इसके अंदर जो भी आयरन होगा, मतलब जो भी सीएमए होगा, उसके नाम की एंडिंग 8 के साथ होगी। और इसके अंदर जो भी सीएमए होगा, उसके नाम की एंडिंग किसी भी स्पेशल साइन के साथ नहीं होगी। तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अभी मैं एग्जांपल दे दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। इफ कॉम्प्लेक्स आइदर हैव पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस, और न्यूट्रल चार्ज, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, तो याद रखना सीएमए जिस नाम से बुलाए जाते हैं उसी नाम को एज इट इज लिख दिया जाता है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ नहीं होती। आईयूपीएसी लिखने का तरीका क्या है सर? कंप्लीट पैकेज है सर आपके पास, ये नोट्स कंप्लीट पैकेज है, जब सब कुछ करना बंद हो जाए इन्हीं नोट्स को पढ़ के चले जाना सर। दावे के साथ कह रहा हूं, पेपर बाहर नहीं आएगा। मैं किसी सर के तरह तरह गारंटी नीट को नहीं चैलेंज कर रहा हूं कि सर बाहर नहीं आएगा, नोट से बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, कंसेप्ट आपके नोट से बाहर नहीं आएगा सर। सीबीएसई के पास इतना मटेरियल है, हमारा लेवल नहीं है सर उसको compete करने का, पहली बता दे रहा हूँ सर। लेकिन इतना दावा है कि सीबीएसई जो भी कंसेप्टों को यूज करेगी वो आपके इन्हीं नोट्स में से मिलेंगे सर। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, कंसेप्ट आपके यही लगेंगे, इतना मेरा वादा है सर। सीबीएसई के पास आईआईटी के प्रोफेसर हैं भाई, उनका दिन रात ही काम है क्या करना, रिसर्च करना। तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो दिखा देगा फिर सीबीएसई के, आओ तुमने हमें चैलेंज किया, हम आपको बताएंगे हम कौन है।
हम गॉड फादर हैं पढ़ाई के मामले में। चलिए सर, तो कंप्लीट नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज रिटन एज फॉलो। याद रखना, इस लॉजिक के साथ ही आप कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है पॉजिटिव आयन का नाम। सबसे पहले लिखा जाता है पॉजिटिव आयन का नाम। पॉजिटिव आयन कौन? यानी कैटायन। फिर लिखा जाता है लिगेंड्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर लिखा जाता है सीएमए का नाम। फिर उसके बाद जो भी सीएमए के ऊपर चार्ज है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर है, वो कौन सी फॉर्म में लिखना होगा? रोमन फॉर्म में लिखना होगा। फिर लिखा जाता है एनाइन यदि प्रेजेंट है तो। देखिए सर, देखिए 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 देखिए, पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये रहा सर। देखिए, पीटी NH3 का होल 4 ब्रैकेट क्लोज Cl2। याद रखना, आईयूपीएससी लिखने से पहले सबसे आपकी पहले स्क्रीन नहीं आप है। आईयूपीएससी लिखने से पहले सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सीएमए का। बिना ऑक्सीडेशन नंबर के कोई आईयूपीएससी पहले नहीं आपकी लिखेगा। स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या बेटा? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अदर स्टूडेंट्स को भी मेरी दिख स्क्रीन रही है विजिबल नहीं सर। है? दिख सर रही है विजिबल सर। है। दिख रही है सर बेटा? विजिबल है। देव, रिचार्ज खत्म तो नहीं हो गया? चलिए, सर प्लेटिनम का मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था तो मैंने एक्स मान लिया। आपको पता है NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो मैं सर 0 × 4 करूंगा तो 0 ही आएगा। Cl जो है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। Cl जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? -1। सर आपने तो कहा था कि काउंटर आयन को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, काउंटर आयन को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने ये कहा था ऑक्सीडेशन नंबर में तो चार्ज तो आएगा, तो चार्ज तो वो बाहर से भी प्रोवाइड कर सकता है। तो एक Cl -1 देता है तो 2 Cl कितने देंगे? -2। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? 0 चार्ज है। तो सर कितना आ गया? +2। यानी कि सर इस प्लेटिनम के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? +2। सर ये ध्यान नहीं देना। अब आप कहेंगे सर कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस आ गया, तो यानी कि मैं प्लेटिनम को सिर्फ प्लेटिनम कहूंगा या प्लेटिनेट कहूंगा? ये ध्यान नहीं देना सर आपको। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, जो चीज लेफ्ट में है, अब स्क्वायर वाला है मतलब कॉम्प्लेक्स लेफ्ट में है और काउंटर आइन राइट में है, तो इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, कैटायन है। तो यानी कि इसमें सीएमए का नाम एज इट इज लिखा जाएगा। यही ट्रिक है सर यहाँ पर। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर कोई भी काउंटर आइन एज अ कैटायन तो है नहीं है। देखो ऊपर देखो क्या लिखवाया है मैंने। सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा, तो यहाँ पर जो कैटायन है वो खुद कॉम्प्लेक्स है, काउंटर आइन तो नहीं है। तो सर फिर उसके बाद क्या बोला है उसने कि लिगेंड के नाम लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ तो 4 जो लिगेंड है वो एक ही टाइप के हैं। तो कितने हैं ये? 4 टेट्रा। अमीन की स्पेलिंग देखो कैसे लिखी हुई है, AMMI। सर ये अमीन क्यों लिखा है, अमीनो क्यों नहीं लिखा? सर जो NH3 है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड की एंडिंग नॉर्मल होती है सर, कोई स्पेशल कैरेक्टर ओ के साथ खत्म नहीं होगी सर। अमीन, प्लेटिनम, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है इसलिए प्लेटिनम। रोमन नंबर में क्या है? सेकंड, तो रोमन नंबर में सेकंड। सर क्लोराइड। सर यहाँ ये क्यों नहीं लिखा कि क्लोरीन 2 है? ये डाइक्लोराइड क्यों नहीं लिखा? याद रखिएगा सर, एक बात लिखी गई है यहाँ पर स्टार लगा के। क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग राइटिंग द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिख रहे होंगे तो द नंबर ऑफ कैटायन और एनायन डज नॉट मेंशन, मतलब आपको वो कितने हैं, कैटायन और एनायन कितने हैं, इनको मेंशन नहीं करना होता। यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बोलो, अरे बोलो। चलिए ये देखते हैं। क्रोमियम का आपने क्या निकाला? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपने क्या निकाला सर? ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। इसी को ही मैं दोबारा बता देता हूँ, क्रोमियम NH3 का होल 4। नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, घर पे आराम से देखिए पढ़िए। नहीं समझ में आए तो कल मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में पूछ लीजिए। एक्स, मैं इनमें से सारी नहीं कराऊंगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट करा देता हूँ। एक्स, सबसे पहला काम क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। NH3 का कितना चार्ज होता है? 0। Cl -1 देता है तो हैं कितने टोटल? -2। SO4 अकेला -2 चार्ज देता है। अब इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है? तो इक्वल में 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर CMA का कितना आ गया? +4 आ गया। ठीक है, अब इनका नाम लिखा जाएगा। सर हमें नाम लिखना है तो इधर स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब कॉम्प्लेक्स खुद ही कैटायन है, कोई और काउंटर आइन एज कैटायन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे दो तरीके के लिगेंड है, एक तो अमीन है और एक क्लोरीन है। तो अल्फाबेटिकली अमीन का A पहले आएगा या क्लोरीन का C पहले आएगा? A पहले आएगा। तो क्या लिखा? टेट्रा अमीन। स्पेलिंग ध्यान से देखना, अमीन के अंदर डबल M आया है। सर यहाँ सिर्फ अमीन आएगा क्योंकि अमीन जो NH3 है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन क्लोरीन जो है
वो एक नेगेटिव लिगेंड है, तो इसके नाम की एंडिंग ओ के साथ खत्म होगी, तो डाइक्लोरिडो। सर क्रोमियम लिखा जाएगा या क्रोमेट लिखा जाएगा? क्रोमियम लिखा जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होते हैं और राइट हैंड साइड वाले हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो क्रोमियम 4, 4 क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 4 आया है, सल्फेट। यहां तक किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए सभी लोग जल्दी से हमसे। एनीबॉडी? किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए सर एक चलिए। बार ये पॉजिटिव नेगेटिव समझा दो। कौन सा बेटा? सर ये ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव। बेटा देख, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो पॉजिटिव है, और जो भी राइट हैंड साइड होगा वो नेगेटिव है। जैसे कि मान ले ये काउंटर आयन है, और जो कॉम्प्लेक्स है वो राइट हैंड साइड आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, और जो कॉम्प्लेक्स है वो इस केस में नेगेटिव है। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, यस सर। तब तो मैं क्लियर हो जाएगा। मैं अभी तक तो पॉजिटिव पॉजिटिव के एग्जांपल दे रहा हूँ, एक नेगेटिव का भी एग्जांपल देखता हूँ, सो दैट कि आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि ये वाला देख बेटा, यहाँ पर इस बार काउंटर आयन लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है और कॉम्प्लेक्स राइट हैंड साइड आ रहा है, ठीक है? तो आपने ये ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लिया। तो देख बेटा, कैटाइन है तो भले ही आपके पोटेशियम 4 है, लेकिन नंबरिंग तो लिखेंगे नहीं, तो मैंने नॉर्मली इसको पोटेशियम लिख दिया। स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं सारे नाम, इस बच्ची ने कैपिटल पी यूज कर लिया है, ठीक है? तो पोटेशियम। अब सर Cn जो है वो नेगेटिव लिगेंड है, और है कितने टोटल ये हेक्सा, तो नेगेटिव लिगेंड है तो O साउंड के साथ खत्म होगा। अब ध्यान से देख, क्योंकि कॉम्प्लेक्स यहाँ, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो राइट हैंड साइड आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ आप आयरन नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे फेरेट। रोमन नंबर कितना आ रहा है? सेकंड आ रहा है। नहीं समझ में आया मेरी बात? विकास बेटा आ नहीं गया समझ में सर। आया? नहीं समझ में आया, तो प्रैक्टिस सर हम करना। पोटेशियम को लास्ट में नहीं लिख सकते ना? क्या बेटा? पोटेशियम को हम लास्ट में नहीं लिख सकते ना? नहीं नहीं, पोटेशियम तो यहाँ कैटायन है ना, पोटेशियम तो यहाँ कैटायन है, तो कैटायन पहले लिखा जाएगा। अगर एनाइन होता तो ये राइट हैंड साइड आता, अगर ये एनाइन होता तो ये इधर लिखा जाता फिर बेटा, तो आप एंड में लिखते हैं इनको। गॉट इट? गॉट इट? यस यस सर। सर। ओके, तो आप लोग बेटा इन सबको लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने आपके क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आईयूपीएसी नेम बनाए हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये है आपका सर कि मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उनसे आप लोग क्या बनाएंगे? आईयूपीएसी नेम बनाएंगे। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही दिया था, आईयूपीएसी नेम बना रहे थे, ठीक है? ओके। फिर ये कुछ स्पेशल वाले हैं, जहां पर कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स है और एनाइन भी कॉम्प्लेक्स है। इनको भी एक बार प्लीज देख लीजिए सभी लोग, इनको भी एक बार देख लीजिए। अभी तक क्या था? काउंटर आयन आते थे कैटाइन, या काउंटर आयन आता था एनाइन। यहाँ क्या है? कॉम्प्लेक्स दोनों, मतलब कैटाइन और एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, तो इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे सर? तो आपका एग्जाम्पल है सर पहला, इसको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए सर, इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। CN का होल 6, एवरीबॉडी। इनको करने के थोड़े से एक कंसेप्ट है, उसको प्लीज ध्यान से समझना। NH3 के ऊपर कितना चार्ज होता है? 0, राइट? एक CN कितना चार्ज देता है? -1, तो टोटल कितना है? 6। तो इस पूरे के ऊपर कितना आ रहा है? -6 आ रहा है, ठीक है? तो इस -6 को इक्वली डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो गया? 3 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। नहीं समझ में आया? कैसे सर? मैं समझाता हूँ। आप यहाँ माइनस प्लस को छोड़ दीजिए, आपने देखा कि यहाँ टोटल 6 आ रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए बेटा यहाँ -2 आता, तो टोटल -8 हो जाता। तो आप 8 कंसीडर करना, -8 मत करना, 8 कंसीडर करना, ठीक है? लेकिन यहाँ 0 है, तो -6 और 0 कितना हो गया? -6। तो यहाँ -6 नहीं 6, ठीक? इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ इसको। तो आपने कहा 6 आ गया। अब 6 को यहाँ पर आप कैसे बांटेंगे? लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा कैटाइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा कैटाइन होता है, तो कैटाइन के पास कितना चार्ज आएगा? प्लस आएगा, जो भी आएगा वो प्लस आएगा। तो हाफ हाफ बांटा है, तो मैंने 3 3 ऐसे लिख लिया था। तो इधर वाले पे क्या लगाएंगे आप? प्लस, और इधर वाले पे क्या लगाएंगे? माइनस। यहां तक किसी को डाउट हो तो बेटा जल्दी पूछ लो, जल्दी की जल्दी। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज +3 है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज, इसमें जबकि लिगेंड्स लिगेंड ने लेंगे? क्या बेटा?
इसमें सिर्फ लिगेंड्स का चार्ज लेंगे? हाँ, ये थोड़ा-सा ट्रिक मैं आपको बेटा ट्रिक बता रहा हूँ, इसके पीछे की कहानी तो थोड़ी अलग है। इसमें मैं ट्रिक से आपको समझा रहा हूँ और ये ट्रिक से ही क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ठीक है? ट्रिक से ही होंगे। लिगेंड के ही हम लोग लेते हैं सर, क्योंकि सीएमए का चार्ज हमें क्या पता? ठीक है? तो अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना आ रहा है? +3 आ रहा है। पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना आ रहा है? +3, जिसमें से इसके लिगेंड ने तो 0 दिया है। तो ये +3 सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? सीएमए का होगा, राइट? तो सीएमए का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब इधर आ जा बेटा। इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज जो है वो -3 है, जिसमें से लिगेंड ने -6 दिया है। लिगेंड ने -6 दिया है, ओवरऑल -3 आ रहा है। इसका मतलब है कोबाल्ट ने कितना दिया होगा? +3, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही तो, इसको और इसको मिला के ही तो -3 आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो। नहीं आया सर। यस Yes, सर। sir. क्लियर हो रही है मेरी बात? चलिए, अब इसके नाम लिखने की बारी आ गई। तो सर, लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा कौन होता है? कैटाइन। तो सर कितने अमीन है इसके अंदर? कितने अमीन है? 6। तो देखो हेक्सा अमीन, Cr, क्योंकि यहाँ कैटाइन है कॉम्प्लेक्स तो नॉर्मल मैंने क्रोमियम लिखा। इसके ऊपर चार्ज कितना था? +3, तो थर्ड। इस वाले का नाम लिख गया। अब राइट हैंड साइड वाले पे आइए। हेक्सा साइनो, क्योंकि सर साइनो क्यों लिख रहे हैं? ओ के साथ क्यों एंडिंग कर रहे हैं? क्योंकि माइनस चार्ज है। साइनो। अब आपने क्या नोटिस किया कि सर ये वाला कॉम्प्लेक्स राइट हैंड साइड लिखा हुआ था, तो ये तो नेगेटिव होगा, मतलब एनायनिक होगा। तो एनायनिक वाले केस में, नेगेटिव वाले केस में तो सीएमए के नाम के पीछे 8 आता था। तो देखो कोबाल्टेट, सिर्फ कोबाल्ट नहीं लिखा, कोबाल्टेट। कितना चार्ज है? कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? 3। तो ऐसे ही ये सारे होके हो रहे हैं सर। ठीक है, इन सबको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नहीं आए तो कल मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं, वरना हम इसको यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्या कहते हैं? उनको कमेंट कर दीजिए, जो भी आपको डाउट हो हम आपको बताएंगे इसका फिर आंसर क्या होगा। सही कह रहा हूँ नितिन राजपूत? यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे इसको हम। तो आप हमसे कमेंट यस करके पूछ सर। सकते हैं और बता सकते हैं कि अगला चैप्टर आपको किस चैप्टर पे चाहिए सर। Sir, D and F block. डी एंड एफ ब्लॉक। विकास त्यागी ने घोषणा कर दिया कि सर डी एंड एफ ब्लॉक पर लेकर आइए। ऑफलाइन क्लासेस में आता नहीं है, डी एंड एफ ब्लॉक चाहिए इस बच्चे को। पढ़ने आएगा नहीं, सब कुछ मोबाइल पे ही चाहिए आप लोगों को। ऑफलाइन या टीचर साक्षात मिलता है वहां पर आपको पढ़ा नहीं जा रहा है। या डी एंड एफ ब्लॉक डाल दो सर, डी एंड एफ ब्लॉक, है ना बेटा विकास? सर ये कुछ नया टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपके सामने दिए हैं। इसमें क्या है कि आपको आईयूपीएससी नेम दे रखा है। हाँ, इसमें आपको आईयूपीएससी नेम दे रखा है और आपसे कह रहा है कि सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाइए। अभी तक क्या था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा था, आईयूपीएससी नेम पूछ रहा था। इस बार जस्ट उल्टा कर दिया है सर। तो अगर ऐसा होता जैसे कि लिखा हुआ है इसमें पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, तो देखो फेरेट मतलब आयरन, तो सीएमए तो मुझे पता चल गया। सीएनए कौन है यहाँ पे? मतलब लिगेंड कौन है? साइनो। और कितने हैं? 6 हैं। अब देखो सर इसके नाम के आगे, लिगेंड के नाम से पहले इसने पोटेशियम लगाया है, तो यानी कि पोटेशियम यहाँ आ रहा होगा। लेकिन मुद्दा यहाँ ये फंस रहा है कि सर यहाँ पोटेशियम 1 होगा, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, कितने होंगे? क्योंकि आईयूपीएससी नेम में तो हम नंबरिंग मेंशन नहीं करते थे, तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा। सीएमए में आपको कितना चार्ज दे रखा है? +2 दे रखा है। रोमन नंबर में जो दिया होता था ऑक्सीडेशन नंबर, वो ऐसे तो लिखते थे। एक साइनाइड कितना देता है? -1, तो टोटल 6 है, तो कितना हो जाएगा? तो ओवरऑल कितना आ गया? -4। अब इस पूरे को मिलाकर चार्ज 0 है, न्यूट्रल है। तो अगर इस स्फीयर ने -4 दिया है, तो उस पोटेशियम के द्वारा +4 आ रहा होगा, तभी तो न्यूट्रल आएगा। इस पोटेशियम के द्वारा, Yes, sir. कैटाइन के द्वारा आपको टोटल +4 मिल रहा होगा, तभी आपका न्यूट्रल बनेगा। तो आपको पता है एक पोटेशियम +1 देता है, तो +4 के लिए पोटेशियम कितने चाहिए होंगे सर? 4। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Fe Cn का होल 6। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? बोलो। Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन सर, Yes, sir. ये वाला और ये वाला और सर, ये वाला चलिए सर इसको बता देता हूँ। देखो सर, कोबाल्ट सीएमए है, सीओ आ गया। कह रहा है ट्रिस इथाइलिन डायमीन, यानी कि ईएन कितने दे रखे हैं आपको? 3 दे रखे हैं। कह रहा है सल्फेट। ठीक है, यहां तक ही क्लियर है सर। लेकिन हमें पता करना पड़ेगा कि सल्फेट यहाँ कितने हैं सर, क्योंकि हम लोग नंबरिंग नहीं लिखते थे। सर कोबाल्ट का कितना ऑक्सीडेशन चार्ज दे रखा है? +3। ईएन जो होता था वो 0 देता था, तो ओवरऑल यहाँ पे कितना आ रहा है आपको? +3 आ रहा है। तो अगर इधर +3 आ रहा है तो सल्फेट आपको -3 दे रहा होगा, तभी तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसमें कोई आयन वाइन कुछ नहीं लिखा हुआ।
वरना आयन लिखा होता ना कुछ। तो यानी कि सर इधर +3 है तो इधर आपको टोटल कितना मिल रहा होगा, -3। लेकिन आपको पता है एक सल्फेट तो -2 देता है, एक सल्फेट -2 देता है, यानी कि इवन नंबर में है, और यहाँ ऑड में दे रखा है। तो भाई ये कैसे किया जाए? तो आपने क्या किया, इसको +6 बना लिया और इसको -6 बना लिया। तो -2 से मुझे -6 चाहिए तो कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का। और +3 से मुझे +6 चाहिए तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का। सर नहीं समझ में आया ये मैंने क्या किया? भाई आप ये सोचिए कि -2 एक सल्फेट देता है और उसको चाहिए -3, तो -2 का कोई मल्टीपल ढूंढोगे ना जिसमें 4 6 7 8 10 ऐसा कुछ आएगा। तो सर देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, मुझे पता है ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आई है। ये देखो सर, सर एक देखो यहाँ ओवरऑल आया +3, तो आपको इधर इस +3 को नेग्लिजिबल करना था, मतलब कंपनसेट करना था कि भैया कैसे भी करके -3 लेकर आओ तभी 0 होगा। लेकिन एक सल्फेट -2 देता है, तो कैसे -3 लेकर आएंगे? तो इस 2 के मल्टीपल ढूंढो सर। तो आपने कहा इस 2 का मल्टीपल क्या हो सकता है, यो 3 और 2 से हो जाए, तो आपने कहा 6 हो सकता है सर। तो इस 3 को 6 बनाने के लिए आपने 2 का मल्टीप्लाई कराया, तो अब यहाँ पे +6 आ गया, तो इधर कितना ले आओ, -6। तो -2 से -6 लाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे, -3। यानी कि सल्फेट कितने होंगे यहाँ, 3। और CuCOEn कितने होंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ ये मॉलिक्यूल होंगे 2। तो सर ये आ गया आपके सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये सबको समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है भैया, बोर्ड में आ चुका है, 2018-19 वगैरह में आया था ये, आपका देख लीजिए भाई। देखो एक क्वेश्चन जो नीचे है वो CBSE जेई नीट CBSE फॉरेन, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, कितना जबरदस्त रहा है सर। तो आप इनको लगाइए सर, जबरदस्त। नोट्स बहुत प्यारे हैं, जिस बच्चे ने भी ये बनाए हैं नोट्स बहुत प्यारे हैं। मेरी राइटिंग तो इतनी अच्छी है नहीं है, ठीक है, दुर्भाग्यवश ये मेरी राइटिंग नहीं है। ये आपके जो नेमिंग है पॉलीन्यूक्लियर वाले, ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, काफी साल से मैंने देखे नहीं है। इनको मैं आपको अलग से समझा दूंगा, क्योंकि और भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमें कवर करना है। ऑलमोस्ट हमारी 1/3 1.5 आवर की क्लास हो चुकी है, तो और लंबी खिंच जाएगी, लगभग 1.5 घंटे की और खिंच जाएगी। तो अगर ये जहां तक हो पाया तो वहां तक रखेंगे, फिर अगला इसको नेक्स्ट सेशन कर देंगे, क्योंकि 2 आवर से हम ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते इस क्लास को, ड्यू टू सम अदर क्लासेस एज शेड्यूल्ड। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं इसको बता दूंगा। यहाँ अभी एज ऑफ नाउ मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नोट्स आप लोग देख सकते हैं। चलिए सर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है, अब हमारी हाफ आवर की और क्लास है, इसमें हमारा ये लग रहा है खत्म नहीं हो पाएगा। तो जो वन शॉट हमने प्लान किया था इस ये हाफ शॉट रह गया, ठीक है, तो इसका फिर एक और हाफ शॉट ले लेंगे, फिर उनको कंबाइन करके वन शॉट कर देंगे सर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, क्या होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन? तो कह रहा है कि सर अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, यानी कि अभी तक आपने उनकी IUPAC नेम पढ़े, अब आप इनकी ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी लिगेंड जुड़ा हुआ है CMA से, वो जुड़ा कैसे है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना हम लोग। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड CMA इन 3D स्पेस, मतलब नॉर्मल सी बात है कि सर ऐसे करके ये बॉन्ड वगैरह कुछ बाहर निकले होंगे ना, अगर मैं एक्सेस में बात करूं तो सर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, तो इस तरीके से सर आप देख सकते हैं ये चीज। तो ऐसे, तो किस तरीके से आपके 3D स्पेस में किसी भी CMA से लिगेंड बाहर होंगे अंदर होंगे, कैसे क्या होगा, उन चीजों की हम लोग स्टडी करते हैं सर। तो उनके हिसाब से हमारे पास यहाँ पर कुछ शेप्स आई हैं सर, कुछ शेप्स निकल के आई हैं। कौन कौन सी आई हैं सर? स्क्वायर प्लेनर, जिसमें मेटल CMA के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, जो कि सर ये डॉट 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 लाइन शो कर रही हैं कि ये लिगेंड एक ही प्लेन में है। जो लोग डॉट 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 से जुड़े होंगे समझ जाना वो एक ही प्लेन में है। तो स्क्वायर प्लेनर अगर ऐसा होता है तो आप स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। इसमें भी सर टेट्राहेड्रल में भी 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, लेकिन वो टेट्राहेड्रल शेप में, लाइक दिस, ये एक ऐसे करके ये है, और ये ऊपर से एक बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल। दिस इज ऑक्टाहेड्रल, ये वाले 4 लिगेंड एक ही प्लेन में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये एक ही प्लेन में जुड़े हुए हैं ऐसे करके। और जो एक लिगेंड है ये बाहर की तरफ है, एक लिगेंड है ये अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ऐसे करके ये पिरामिड शेप बन रही होंगी दो दो। तो इसको ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम होता है, ये लिख लीजिए आप लोग, स्क्वायर। सर स्क्वायर क्यों कह रहे हैं सर? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो ये स्क्वायर बना रहे हैं,
ठीक है, एक ये वाला लेगेंड ऊपर की तरफ है, एक लेगेंड ये है, तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, दिस इज द ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें क्या होता है कि ये 1 2 और 3 ये ट्राइंगल शेप में होते हैं, मतलब एक ही प्लेन में ट्राइंगल फॉर्म में है, एक लेगेंड ऊपर एक लेगेंड नीचे है, तो इसका नाम क्या हो गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ये है आपका स्क्वायर पिरामिडल। ध्यान से देखिए, कई बच्चे कहते हैं कि सर ये और ये दोनों सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। देखो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पांच, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नहीं है, क्योंकि इसमें एरो नहीं बना, इट इज जस्ट अ बॉन्ड। ठीक है, तो हमारी ज्योमेट्री यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा डिसाइड हो रही है, तो इसीलिए एक दो तीन चार एक ही प्लेन में है, तो स्क्वायर आ गया, और एक बाहर निकला हुआ है, एक ही बॉन्ड बाहर है बस, तो इसीलिए एक ही पिरामिड बनना है, इसलिए इसका नाम है स्क्वायर पिरामिड। बोलो, बोलो यार, ओ यार बोलिए यार। Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक, एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इतना जबरदस्त टॉपिक है सर, नोट कर लीजिए, पक्का एक ना एक क्वेश्चन इससे आ रहा है। लास्ट ईयर नहीं टपका है, इस साल टपकेगा, डेफिनेटली टपकेगा सर इस साल सीबीएसई में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सर शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके दुश्मन हैं, दोस्त हैं, भैया हैं, चाचा हैं, छोटे बच्चे हैं, आने वाले हैं 12th में, उनको भी बता देना कि भैया नोट्स आ गए हैं, वीडियो आ गई है, देख लीजिए सर, सबको बता दीजिए सर। ठीक है, बहुत, मैं आपको सर एंड टाइम पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक एक टॉपिक इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चे बहुत परेशान थे, फिजिक्स का पेपर इतना टफ आया था कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। तो 1 टू 1 जब मैंने कम से कम 30-40 स्टूडेंट्स को मैंने कॉल किया था अपने बैच में से, और मज़े की बात है कि सर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। मैं बहुत चिंता में आ गया। कंटिन्यूअसली मैंने कॉल किया, तो पूरे दिन के अंदर मैंने, जिस दिन फिजिक्स का पेपर हो गया था, उस दिन मैंने कॉल किए शाम को 5 बजे के बाद, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बच्चा थक जाता है, तो 5 बजे के बाद मैंने कॉल किए। काफ़ी बच्चों ने फ़ोन नहीं उठाए, मतलब मैं 20 कॉल कर रहा हूँ तो 2 फ़ोन उठा रहे हैं, 3 कॉल उठा रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने और बच्चों को अगले दिन भी कॉल किया, तो सर तकरीबन तकरीबन मैंने 60 70 80 कॉल कर दिए, और मुझे बहुत कम कॉल का रेस्पॉन्स मिला। बट एक बात क्लियर हो गई कि सर बच्चा डिप्रेस हो गया, बड़ी दिक्कत हो गई। मैंने कहा अब क्या करें, तो वही मैंने डिसाइड किया। तब मैं बैचलर हुआ करता था, तो मन में है जहाँ चला जाता था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई बच्चों से मिलना चाहिए। तो मैं अराउंड, मेरे को याद है कि सर मैं 20 से 30 बच्चों के घर गया, जो ज़्यादा डिप्रेस थे, जिनके बातें करने पे ही आंसू निकल रहे थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स के भी हम लोग पे नंबर होते हैं। तो एक बच्ची रिया थी, मेरे को रिया थी, शायद एक रिया नाम की बच्ची थी, तो मैंने उसको बात करी थी, तो सर वो बोलते बोलते ही रो रही। मैंने उसको कहा बेटा तू ऐसा कर, कोचिंग आ जा, तो वो बातें करते करते ही रो रही थी। ग्रुप में आए थे, 3 4 गर्ल्स आई थी, बातें करते करते रो रहे थे सर। तो मैं तो समझ गया था कि सर कुछ तो गड़बड़ है, अब कैसे भी करके इन बच्चों को केमिस्ट्री के लिए तो कॉप अप करना पड़ेगा। वहीं डिसाइड किया कि सर इन सब के लिए पहले एक वीडियो बनाई, उसमें बताया कि सर परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो हो गया वो तो हो ही गया, आगे क्या है वो आपके हाथ में है, क्योंकि टाइम आपके हाथ में नहीं है, टाइम खुद से चला जाएगा, लेकिन जो टाइम है इसमें आप कुछ कर सकते हैं। तो इनके लिए काफी मेहनत करी, कुछ कम समय में जितना इनके लिए कर सकता था वो किया। इनके लिए ग्रुप बनाया, जिसको आज आप केमिस्ट्री डाउट ग्रुप के नाम से पढ़ते हैं। मैंने और भी बच्चों से कह दिया कि जब मेरे ही 90-100 लगभग ऑफलाइन बैचेस में बच्चे थे, तो मैंने कहा ये मेरे ही बच्चे इतने डिप्रेस्ड हैं, तो सर ये तो और भी बच्चे डिप्रेशन में होंगे। तो मैंने आसपास जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको बोला कि आपके पास जितने भी दोस्त हैं, जितने भी परेशान बच्चे हैं, सबको ऐड करवा दो। सबको हमने ऐड करवाया, आसपास के जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, सारे बच्चों ने विद इन 1 और 2 आवर, अराउंड एंड अराउंड सर उस ग्रुप में काफी बच्चे हो गए, 200 250 क्रॉस कर गए उसी क्लास के अंदर। उन्होंने देखा, फिर उन सबको हमने पढ़ाया सर, जबरदस्त तरीके से, और पेपर बहुत अच्छा गया सारे बच्चों का। अनफॉर्चुनेटली 100 इस बार नहीं बना बच्चों का, 99 तक ही रह गए। लेकिन इस बार टारगेट है हमारा, इस बार टारगेट है कि सर इस बार हमारे बच्चे 100 क्रॉस करें। लास्ट 3 ईयर से कंसिस्टेंसी मेंटेन थी, 100 क्रॉस करते थे, इस बार नहीं रहा। कोई बात नहीं है, हो जाता है, फिजिक्स मैटर करता है, और इस साल भी सेम सिनेरियो है। फिर से फिजिक्स हमारे सामने रखा हुआ है, और इस बार तो सर और भी बड़ा डंडा कर दिया है सीबीएसई ने, उससे पहले पेंटिंग दे दिया है।
तो परेशान मत होइए सर, कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, जरूरत पड़ी तो ये आशीष सर आपके लिए पेंटिंग सब्जेक्ट भी पढ़ाने को तैयार है, पेंटिंग भी पढ़ा देंगे सर। वैसे तो कुछ है नहीं है पेंटिंग में, ठीक है, पढ़ा देंगे। बनाना आता नहीं है लेकिन पढ़ा जरूर देंगे, इतनी इंग्लिश सीख लिया सर। आगे बढ़ेंगे सर। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म? तो आइसोमेरिज्म याद रखना एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंपाउंड की, और हमारे पास यहाँ कॉम्प्लेक्स है तो इनकी एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में होता क्या है वो भी बात करेंगे। तो आइसोमर्स वर्ड आता है, आइसोमर्स का मतलब होता है कि सर ऐसे ग्रुप्स जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम है। तो क्या लिखा हुआ है, आइसोमेरिज्म ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बेसिकली दिस इज आइसोमर, आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट ईदर अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, और डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है उनके एटम्स और ग्रुप का। बेसिकली ये आपसे लिगेंड की बात कर रहा है। जो वहां डेफिनेशन लिखी हुई एक जनरल डेफिनेशन है, लेकिन आप इसको कॉम्प्लेक्स में अगर अप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये लिगेंड्स की बात कर रहा है कि जो जुड़े होंगे वो किस तरीके से जुड़े होंगे। तो हमारे पास ये दो तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फर्स्ट इज योर स्ट्रक्चरल एंड सेकंड इज योर स्टीरियो। स्टीरियो का दूसरा नाम होता है स्पेस एंड आइसोमेरिज्म। स्पेस आइसोमेरिज्म कह लीजिए या फिर स्टीरियो कह लीजिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास चार तरीके के हैं। फर्स्ट इज योर लिंकेज, सेकंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड आयोनाइजेशन एंड द फोर्थ इज द हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आर ऑफ द टू टाइप्स, ज्योमेट्रिकल जिसको हम लोग सिस एंड ट्रांस के नाम से भी जानते हैं, एंड द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। याद रखना, अगर आप मेरे से इंपॉर्टेंट पूछेंगे तो मैं स्टीरियो वालों को इंपॉर्टेंट बताऊंगा, यही टफ है थोड़े बहुत। स्ट्रक्चर वाले बहुत आसान हैं, देखेंगे सर कि सर ये कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। तो पहला है सर स्ट्रक्चरल के अंदर लिंकेज। ठीक है, आज हम आइसोमेरिज्म खत्म करके वाइंड अप कर देंगे क्लास। इसका जो सेकंड हाफ होगा तो वीडियो का नाम डाल देंगे हाफ शॉट, ठीक है। और क्योंकि पूरा नहीं खत्म हो पा रहा है, हमने प्लान किया था कि 2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन सर अभी इतनी एक्सपर्टीज नहीं आई है आशीष सर में कि वो वन शॉट खत्म कर सकें। हाँ, बट 5 आवर की क्लास लेने में एक्सपर्ट आशीष सर हैं ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन में अभी थोड़ा सा टाइम है, इसको भी जल्दी सीख जाएंगे हम, क्योंकि लर्निंग बहुत अच्छी है हमारी। और भी क्लासेस नहीं होती तो मैं ले लेता, मेरे कुछ प्लान्स हैं, आपको पता है संडे है तो प्लान्स होते ही होते हैं। और ठीक है, तो आपके भी संडे हैं तो आपके भी कुछ प्लान्स हो सकते हैं, इसलिए सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज याद रखना, ये एक ऐसे आइसोमेरिज्म है, जब मैंने आइसोमेरिज्म बोल दिया इसका मतलब है ये दो कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स की पढ़ाई करें तो दो कॉम्प्लेक्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। लिंकेज मतलब होता है किसी चीज से जुड़ना, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लिगेंड विद द सीएमए। डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे वो अलग अलग बना रहे होंगे बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सब ध्यान से देखेंगे सर, क्या कह रहा है, इनकी हिंट दे रखी है। हमें कैसे पता चलेगा कि इनके अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है या नहीं है, तो इसमें एक हिंट दे रखी है, दिस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आइसोमेरिज्म उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के द्वारा शो होगा जिनके अंदर एम्बिडेंट लिगेंड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्बिडेंट लिगेंड देखना है सर उनके अंदर ये प्रेजेंट है या नहीं है। सर CONH3 का होल 5 NO2, CONH3 का होल 5 ONO, NO2 एंड ONO बोथ आर एम्बिडेंट लिगेंड, ये आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा वो नाइट्रोजन बना रहा होगा, यहाँ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा वो कौन बना रहा होगा, ऑक्सीजन बना रहा होगा। तो यानी कि देखते ही आपको पता चल गया कि सर इसके अंदर तो एम्बिडेंट प्रेजेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। मुद्दा यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का है, यहाँ नाइट्रोजन बनाएगा, यहाँ ऑक्सीजन बनाएगा। तो यानी कि इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। नीचे मैंने उनके आपको कुछ ग्राफ्स भी स्ट्रक्चर बना के दिखाए हैं। ये स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे ये आगे पता चलेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ आप इसको बस समझ सकते हैं। तो देखिए, इस CO से मैंने NH3 स्क्वायर प्लेन में जोड़ दिया, तो यहाँ एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है NO2, ये थोड़ा इसने गलती कर दिया है, NO2, दिस इज NO2। और यहाँ देखिए सर जो दो बॉन्ड बने हैं वो किससे बने, ये गलती है फिर से यहाँ से ONO, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है सर, अंतर बस यहाँ ये है कि यहाँ जो बॉन्ड बना है वो N से जुड़ा हुआ है, तो देखो मैंने क्या लिखा है, नाइट्रो N। इसने, ओहो सॉरी सॉरी मेरी गलती है, उस बच्ची ने तो सही लिखा था, सॉरी सॉरी, NH3 ही आएगा, वो मैंने ध्यान से देखा नहीं, वो NH3 होल 5 है ना, तो यहाँ NH3 आएगा, ये सही लिखा है बच्ची ने। यहाँ जो नाइट्रो है, या तो आप इसको नाइट्रो लिखते
लेकिन उसने लिखा हुआ है नाइट्रो एन। हो सकता है इस बच्ची को नाम ना याद रहा हो NO2 और NO का, ONO का, तो उसने एक में नाइट्रो एन लिख दिया और एक में क्या लिख दिया, नाइट्रो ओ। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म्स कौन से होते हैं, इनको पहचानने का तरीका होता है, इनको पहचानने का क्या तरीका होता है, याद रखना यहाँ पर कैटाइन और एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगे। आसान तरीका है सर, पेपर में हमारा आंसर आ जाए और हमें नंबर मिल जाए, इस समय हमारा मेन टारगेट ये है सर। ठीक है, पेपर आने वाला है, पढ़ाई पूरे साल होती है, ध्यान रखना। एग्जाम टाइम पर, एंड के टाइम पर तो बस प्रैक्टिस होती है सर। हमें रूल्स रेगुलेशन वगैरह पूरे साल पढ़ना होता है, एंड के टाइम पर तो भैया ये आपका क्वेश्चन है, ये मेरा आंसर है, बात खत्म। नंबर चाहिए सर हमें, क्या करें सर, पूरे साल हमने रूल्स रेगुलेशन पढ़े, अब मतलब नहीं है सर। यहाँ तो सब साम दाम दंड भेद लगाना है, इस समय हमें मार्क्स चाहिए। तो सर अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर नहीं जा सकते, हमें सिर्फ मार्क्स चाहिए। तो सर एक आसान ट्रिक है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपको पता करना है कि इनके अंदर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है या नहीं है, तो सिंपल सा है, इसमें कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स होगा, एनाइन भी कॉम्प्लेक्स होगा। क्या लिखा हुआ है, दीज आइसोमेरिज्म अकर इन दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच बोथ कैटाइन एंड एनाइन आर कॉम्प्लेक्स आए, जो मैंने अभी आपसे बोला। आगे क्या बोल रहा है, एन आइसोमर्स आर डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड इन दिस केस। मैं समझा देता हूं इस लाइन का मतलब क्या है। देखो, आपके पास ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ये जो CO है वो छोटा है, ठीक है, ये भी छोटा है, कोबाल्ट है बेसिकली। CONH3 का होल 6, CrCN का होल 6, कॉम्प्लेक्स कैटाइन, और यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स कौन है, एन, मतलब एनाइन कौन है, कॉम्प्लेक्स है। अब एक ये वाला भी मेरे पास कौन है सर, ये भी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स है, एनाइन भी कॉम्प्लेक्स है। फिर ये आइसोमेरिज्म कैसे है, आइसोमेरिज्म इसलिए है क्योंकि ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ध्यान से देखिए, यहाँ कोबाल्ट के साथ NH3 लगा हुआ है, यहाँ कोबाल्ट के साथ CN लगा हुआ है, मतलब लिगेंड्स की इंटरचेंजिंग हो गई है सर। यहाँ ये भी चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, लिगेंड्स इंटरचेंज हो जाएंगे CMA के साथ, और कैटाइन एंड एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो वो आपके कॉम्प्लेक्स कैसे हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, अभी मैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे कैसे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या कह रहा है, ऐसे आइसोमेरिज्म जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट प्रोड्यूस डिफरेंट आयन इन द सॉल्यूशन। कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट सॉल्यूशन में जाने के बाद इनके, मतलब सॉल्यूशन में जाने के बाद इनके आयंस अलग अलग प्रोड्यूस होंगे। मतलब सर कॉम्प्लेक्स तो अपनी आइडेंटिटी लूज करता ही नहीं है, ये बात तो तय है। सर कॉम्प्लेक्स लूज नहीं करता, लेकिन अगर उसके साथ काउंटर आयन जुड़ा हो तो वो तो लूज कर सकता है, तो वो तो अपना नेचर शो कर सकता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसमें हिंट दे रखी है आपको, ये तभी अराइज होते हैं जब इंटरचेंजिंग हो जाती है लिगेंड्स और काउंटर आयन में। जरा समझते हैं, एक आपके पास ये लिगेंड कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 5 Br, बाहर काउंटर आयन है सल्फेट। अब इधर आ जाओ, CONH3 का होल 5 सल्फेट फिर Br। आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड वाले में ब्रोमीन लिगेंड की तरह काम कर रहा है और SO4 काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है। राइट हैंड साइड वाले में देखिए SO4 लिगेंड की तरह काम कर रहा है और Br काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब है दोनों को अगर मैं किसी सॉल्यूशन में डालता हूं, वाटर में डाल दीजिए, तो यहाँ काउंटर आयन बाहर आएगा, तो यहाँ सल्फेट आयन बाहर आएगा, और यहाँ आयन कौन सा बाहर आएगा, Br नेगेटिव। तो दोनों अपनी आइडेंटिटी अलग अलग लूज करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सल्फेट आयन जो है वो व्हाइट पीपीटी देता है BaCl2 सॉल्यूशन के साथ, और Br आयन कौन सी पीपीटी देता है, येलो पीपीटी देता है AgNO3 सॉल्यूशन के साथ। तो दिस इज द आइडेंटिटी, यानी कि आयोनाइजेशन, आयंस बाहर आ गए, इसीलिए इसका नाम क्या था, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। गॉट इट। लिंकेज में क्या था, डिफरेंट लिंकेज थी। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या था कि कॉम्प्लेक्स, कैटाइन और एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स थे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या था कि सर सॉल्यूशन में जाने के बाद वो अपने अलग अलग आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग क्या भी बोलते हैं बेटा, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं बेटा, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। बोलो 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 बोलो। सर हाइड्रेट मतलब बेटा नथिंग बट सर क्या, पानी, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऐसे आइसोमेरिज्म जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है सर, सेम है, बट हैविंग नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज लिगेंड एंड एज मॉलिक्यूल हाइड्रेशन आर डिफरेंट। कहने का मतलब ये है कि सर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा। आपके एनसीईआरटी में 3 ऐसे कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं सिर्फ, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये मैटर करेगा कि किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने पानी के मॉलिक्यूल एज लिगेंड काम कर रहे हैं,
दूसरे वाले में कितने पानी के मॉलिक्यूल एज लिगेंड और काउंटर आयन की तरह काम कर रहे हैं, ये एग्जांपल देख के ही पता चलेगा सर। जैसे कि पहला एग्जांपल है CrH2O का होल 6Cl3। यहाँ पानी के मॉलिक्यूल 6 के 6 पानी के मॉलिक्यूल किसकी तरह काम कर रहे हैं सर? ऑल 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एग्जिस्ट एज लिगेंड। ठीक है, तो इसका नाम तो आप लोगों को पहले ही बता दिया कैसे लिखना होता है, वो आपके सामने है। देखो इसने थोड़ा गलत लिख दिया है, क्लोराइड आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है ना, तो नॉर्मल आइडेंटिटी के साथ लिखा जाएगा। इसका कलर कौन सा है? वॉयलेट। प्लीज इस कलर को आप लोग याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, कलर से ही पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं सर। अब इस वाले में देखिए Cr, एक Cr, पानी के मॉलिक्यूल कितने थे? 6। तो देखो H2O यहाँ 5 है और एक बाहर आ गया, तो है तो 6। Cl यहाँ 3 थे, 2 Cl बाहर है, 1 Cl अंदर है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर ऑल 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एग्जिस्ट एज लिगेंड, बिहेव एज लिगेंड, और यहाँ पर 5 पानी की तरह काम कर रहे हैं, एक काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नीचे वाले में देखिए सर, 4 लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं, 2 काउंटर आयन की तरह काम कर रहे हैं। तो बस इनको थोड़ा सा आपको देखना है। अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो एक पानी के लिए अलग से ही इन्होंने आइसोमेरिज्म शो किया हुआ है, जिनका नाम है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इनको जरा नाम ध्यान से देख लेना बेटा, वाटर को जरा ध्यान से देखिएगा, इनके नाम। जब वाटर मॉलिक्यूल किसकी तरह काम कर रहा है? काउंटर आयन की तरह याद कर रहा है, तो याद रखना आपने वहां एक्वा वगैरह नहीं लिखा, वहां आपने लिखा है हाइड्रेट। थोड़ा सा सर गलती के चांसेस ज्यादा हैं, इसीलिए इनको प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या आपका? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये बहुत प्यारा टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर वाइंड अप करूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड हाफ जो रखेंगे उसके अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कवर करेंगे सभी लोग। ठीक है, और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द बॉन्डिंग पार्ट, दैट इज CFT, VBT एंड CFT, इसमें लिखा नहीं है। इन दोनों थ्योरीज को पढ़ेंगे। VBT बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इट्स नेचर, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट वी विल कवर इन दिस चैप्टर CFT पढ़ेंगे हम लोग। CFT के बाद हम लोग थोड़ा सा जाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। आफ्टर दैट उनके कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे कि CFAC डिपेंड किस पे करती है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा डेल्टा O ग्रेटर देन P एंड P ग्रेटर देन डेल्टा O। चिलेट इफेक्ट पढ़ेंगे कि वो रिंग वाले क्यों इतने ज्यादा स्टेबल होते थे, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। मेटल कार्बोनेट्स पढ़ेंगे, इसमें एक लिगेंड होते हैं CO, इनकी कुछ स्पेशल नेचर होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द वर्नर थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग। इस चैप्टर को, टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर से ले लेंगे विदाई, और कुछ मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन IUPAC भी बताए हैं, और फिर उसके बाद दी एंड कर देंगे सर। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं ओवर करेंगे। ओके एवरीबॉडी, तो सर आज का सेशन हम लोग यहीं ओवर करेंगे, जिसमें हम लोग याद रखिएगा कि कवर करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट कि को। अगर महिंद्रा कर सकते तो सनी भी कर सकते हैं। नितिन राजपूत प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे सर CFT, VBT, वर्नर थ्योरी और स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर हम पर टाइम बचेगा तो उसके क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास में, सेकंड हाफ में इसको कवर करेंगे। सेम चीज जो आज की क्लास है वो आपके यूट्यूब पर अपलोड अभी थोड़ी टाइम में ही हम लोग कर देंगे। प्लीज बेटा पढ़िए। किसी को भी क्वेश्चंस की, किसी की भी रिक्वायरमेंट है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जो बच्चे बाहर के हैं अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिएगा, हम डेफिनेटली उनको प्रोवाइड कराएंगे सर। मेरा टारगेट सिर्फ आपको केमिस्ट्री में टॉप कराना नहीं, ओवरऑल टॉप कराना है। और सर मैं आपको एक बात बता दूं, आप 12th टॉप करें ना करें, लेकिन जिंदगी में टॉप करना बहुत जरूरी है सर। यानी कि समझदार जरूर बनना सर, होशियार बने ना बने, समझदार जरूर बनना। मैं हमेशा अपने बच्चों से यही कहता हूँ सर। आप 12th में टॉप कर लेंगे लेकिन जिंदगी में फेल हो गए तो बहुत दुख होता है सर। लाइफ में हमें टॉप करना है सर, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो तो आपको लाइफ सिखाएगी सर, लेकिन पहला स्टेप लाइफ में टॉप करने का आपका सर 12th से स्टार्ट होता है। तो सर जम के पढ़ाई करिए सर, टीचर आपके साथ है। फिजिक्स भी पढ़ा देंगे आपको, मैथ्स भी पढ़ा देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब पढ़ा देते हैं हम लोग सर। अंकुश भैया अब आए हैं सर ज्वाइन करने के लिए, अब इनको क्या हम ऐड करवाएंगे अंकुश को, अब इनसे टाटा बाय बाय कह देंगे सर। ठीक है, चलो एंड इनको ज्वाइन कर ही लेते हैं। ठीक है, वेलकम अंकुश, आपका स्वागत है इस क्लास में। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ठीक है, मिलेंगे आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंजॉय करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा भैया ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है।
टीचर आपके साथ है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर नाइट। जाइए, संडे है, एंजॉय करिए। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करिए सर, कल का दिन अच्छा दिन है हमारे देश के लिए, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।